स्टार्ट सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? Thank you, nice. थैंक यू Nice, सो very मच फॉर nice. दिस अपॉर्चुनिटी। Oh, I'm also happy. और क्या खूबसूरत ये पेड़ है आपके घर में, और मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब भी मैं आता हूँ इन दोनों पेड़ की सोचता हूँ, क्या क्या मैं किस तो चीज के लोगों को पेड़ भी है? यही कहता रहता हूँ हाँ कि पेड़ जरूर लगाएं, खास करके अच्छा अच्छा। चाहे जिनके घर थोड़ी बहुत स्पेस है उसको यूज करें। हाँ हाँ इवन खेतों में जो लोग डाढ़ियों में रहते हैं हाँ 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 उनको भी कहता हूँ कि अगर तुम डाढ़ी में रहकर हाँ हाँ। अगर कोई भी फ्रूट है बाजार से लाते हो तो भाई ठीक नहीं है। सब्जी अच्छा लाते हो बाजार से तो ठीक नहीं है। हाँ ये सब चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। दूध अच्छा पानी अपनी गाय भैंस रखते हो उनका हो जाएगा, हाँ तो आपको बाजार से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो ये भी मेरे है। तो अब खेत के अंदर भी जो है ना आप देखेंगे कि काफ़ी हाँ पेड़ हमने लगाए हैं। और हर ओके साल मेरा टारगेट होता है कम से कम हाँ 1000-2000 पेड़ और लगा दिए जाएँ, चाहे डोड़ों पर लगा दो, कुछ लगा ओके दो, कहीं लगा दो। ओके। तो मतलब मेरा वो है शुरू से इंटरेस्ट, मेरा मेरा अच्छा नहीं है, अच्छा मेरी वाइफ का, बच्चों का, सबका ही है। अच्छा। तो कब कब खरीदा था आपने ये घर? ये 91 की बात है, स्टार्टिंग में। अच्छा 91 में। 91 जब स्टार्टिंग आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे बनने उससे बनने पर थोड़ा सा बीच में पहले? थे, चुनाव हो रहे थे, उसके बाद हाँ की बात है एकदम। अच्छा अच्छा। नहीं सॉरी, चुनाव हो लिया था। कितना कितना कितने रुपए में खरीदा था आपने? उस टाइम तो 700 रुपए गज की जमीन थी, 1000 गज का था। अब तो अरबपति हो लिया आप, हाँ करोड़पति जी, हो लोग गए, हैं। करोड़पति हो गए, बड़े चलिए बड़े अरबपति हो गए हैं। अंदर चल के बात करते हैं। बड़े बड़े हो गए हैं। तो बाकी सर ये बड़ी खुशनुमा जगह है हिसार। हाँ, हिसार बढ़िया अच्छा शहर है, हिसार इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में हम्म। करनाल के बाद हिसार ही है शहर रहने के लायक। करनाल ना। हाँ, करनाल के बाद हिसार ही, पहले करनाल था, उसके बाद हिसार नहीं किया ये तरक्की जो की है। अच्छा अच्छी जगह मानते हैं हम घर को। बाकी ओके इंडस्ट्रीज और जगह बहुत आ गई, पहले पुरानी इंडस्ट्रीज भी यहीं है, हम्म जिंदल फैमिली भी यहीं से है, जो सारे वर्ल्ड में फैल गए। तो स्टार्ट उन्होंने यहीं से किया, मेजर इंडस्ट्री इनकी यहीं थी, हिसार में। अच्छा अच्छा, यहीं से स्टार्ट हुआ सारा। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कांग्रेस छोड़ने पे। खुशियां लौट आई आपके घर में दोबारा और नई पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कैसे मन बनाए? देखिए, कोई मन जो है ना एकदम नहीं बना। हम्म जब चुनाव में जो कुछ हुआ वो सो हुआ, उसका कोई ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके चुनाव के रिजल्ट आए तो और ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का हर जनमानस जो है ना यही कह रहा था कि हम इस बार बीजेपी का विकल्प 100% लेकर आएंगे, और विकल्प के रूप में उस टाइम कांग्रेस को देख रहा था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कई बार ये छोटी मोटी बातें करते रहते हैं कि वोट काटू, वो ये काटू, वो काटू, ऐसी कोई बात नहीं थी। हर आदमी चाहे वो किसी पार्टी संबंधी था, बीजेपी के खिलाफ वोट को बांटना नहीं चाहता था। ओके इसलिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास कोई नहीं थी। और लोगों में बड़ा भारी जो है ना जोश था कि अब मौका है, बीजेपी को साफ कर देंगे, मतलब साफ कर देंगे, रहने की बात नहीं थी, एक तरफा करेंगे। और देखा भी मैंने यहाँ पुराने हमारे जितने भी साथी, कोई लोक दल में थे, कोई जजपा में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया, वो सारे के सारे आके मिल रहे थे। लेकिन जब ये टिकटों बंटवारा हुआ उसके बाद लोगों में काफ़ी उदासीनता आई। फिर भी चलो चल लगा भाई, चलो पर शायद गाड़ी खींच जाएगी। लेकिन धीरे धीरे चुनाव प्रचार चला, वो प्रोसेस चली, उसमें भी हम लूज करते गए। देखो बीजेपी ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया है। याद कराऊं सावन साहब आपको, पहले 1 तारीख होने चुनाव हरियाणा में, हाँ पहले होने थे, बाद में 5 तारीख की। देखो ये तो मानना पड़ेगा, चाहे ठीक है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं ये लोग, काम ऐसे अगेंस्ट पब्लिक करते हैं, लेकिन इनकी स्टडी बड़ी डीप थी। और इनको पता था कि जितना थोड़ा सा लेट करेंगे ना उतना ही तुम्हें फायदा होगा। और मेरे जैसा आदमी जो देख रहा है, स्क्रूटनी कर रहा है, तो मैं ये वाकई में सही मानता हूँ उनकी कि ज्यों ज्यों लेट होता गया ना चुनाव, और मेरे तो ये है कि वो एक बात में चूक गए, लेकिन चलो उनको सरकार बन गई, सारी संतुष्टि होगी उनकी, कि अगर ये 2-3 दिन और लेट कर देते ना कोई बहाना करके, तो फिर कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब होती। क्योंकि लोग जो है ना, चुनाव से पहले जातीय समीकरण इतना बढ़िया बन गया था, कोई जाति पाति का जिक्र ही नहीं था कहीं। सब लोग ऑल टुगेदर जो है ना कांग्रेस की तरफ आ रहा था, जो भी बीजेपी से खफा था। जैसे कई बार था ना, बहुत लोग जाति पाति से पीड़ित है, कोई धर्म से पीड़ित है। हरियाणा में ऐसी कोई बात नहीं थी, कतई ऐसा माहौल मैंने जनता दल का और जनता पार्टी का देखा, लेकिन कांग्रेस का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम, चाहे कांग्रेस ने 67 सीट ली थी 2005 में, हम लोग लोकदल जो है 9 पर रह गए थे, लेकिन माहौल तब भी इनका ऐसा माहौल नहीं था जैसा माहौल इस बार था। और जैसा हुआ
जो कुछ है बहुत कुछ आ लिया मीडिया में और मैं सब जगह चर्चा हो ली। तो सब जगह यही था लोगों को कि भी पहले तो टिकटों के अंदर हालात ख़राब हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया जिनको कोई लोग कंसिडर ही नहीं करते थे। केवल मात्र मुझे नहीं लगता कोई जैसे कोई आदमी पर्सनल खुंदक निकालता हो इस तरीके से जिता हुआ कैंडिडेट को टाल के दूसरे लोग, हर जगह ये ऐसे हुआ था। तो इससे जो कुछ हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी जो है ना वो अपना सरकार बना ली। उससे इतना बड़ा झटका लगा है, मुझे नहीं पता नेता लोगों को कोई झटका लगा है नहीं लगा है कि वो कैसे फील करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनता को बहुत फील हुआ, बहुत ज़बरदस्त फील हुआ कि मार दिया, मैं मार दिए। मतलब जैसे होता है ना कि नरसंहार होता है, राजनीतिक नरसंहार जो है ना, लोगों की इतनी बड़ी उम्मीदें थी, इतने दुखी हो रहा था, हर वर्ग दुखी हो रहा था। 13 महीने तक किसान बैठा रहा वहाँ, धरने पर बैठा रहा। रोजाना हिसार के कचहरी में कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन 5 साल के अंदर कोई धरना नहीं चला हो। चीफ मिनिस्टर के कोठे के ऊपर घेराव ना करते हो करनाल में एक दिन नहीं चला ऐसा कोई न कोई इशू लेके, चाहे वो मुलाजिम वर्ग था चाहे कोई और दूसरे वर्ग थे, मतलब हर वर्ग जो है ना 2 टारगेट बनाते थे, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का और प्रायोरिटी सारे करनाल को दे रहे थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ से, चीफ मिनिस्टर हाउस वहाँ था, कॉन्स्टेंसी वो हाँ। तो इतना प्रचार हुआ था क्योंकि वो लगे रहे बेचारे सारे। तो माउथ पब्लिसिटी जो है ना वो आगे से आगे खींचती गई, भाई ये तो सरकार तो लोगों को बहुत तंग करी, बहुत परेशान करी, किसी जगह कोई गौर नहीं करी। जैसे फार्मर है बेचारा लुट रहा था, उसकी सुनी नहीं कि उसकी कर। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिस तरह देखे हालात है, यूथ जो था, यूथ बिल्कुल ही जो है ना एकदम अपने आप को जो है ना अलग थलग मानने लगा, भाई ये तुम्हारी तो कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं। ये जो एक दिन के नहीं हुआ, ये जो यूथ से बेड़िया बांध के, पाँव बांध के, हाथ बांध के जो ला रहे हैं ना, एक दिन से नहीं हुआ था। इन सालों में जो है ना लोग तंग आके दुखी होकर यहाँ से अपनी ज़मीनें बेच के बाहर लोग गए हैं। तो उन लोगों को सबको एक उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी आएगी, हालात बदलेंगे। तो इसलिए ये जबरदस्त जो है ना एक सेटबैक पब्लिक को पहुंचा है। इसके बाद राजनीतिक तौर पर आदमी कोई एक्टिव हुआ ही नहीं जनता का। और यही कारण आप देख लो, हरियाणा में कभी 4 महीने पानी बंद थोड़ा ही हुआ है। हरियाणा तो वो था, यहाँ तो रास्ते रोके भी गए हैं, यहाँ तो बंद की कॉल भी दी गई है, यहाँ तो पक्षी को भी नहीं उड़ने दिया जिसने रास्ता रोका था। लोग जो है ना, यही रोहतक है, वहाँ के लोग पक्षियों की तरफ डले फेंकते थे, जल्द ताऊगा कह डा तू नहीं उड़ेगा, नीचे उतर कर। और यहाँ तक लोगों की भावनाएं थी कि ठीक है। और वो लोग जो है ना 4 महीने तक थोड़ा बहुत ये किसान यूनियन वगैरह तो फिर भी कुछ किया होगा, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस की और 37 MLA सारे के सारे जो है ना बयान तो देते रहे, बयान भी तो हैं, चलो बहुत लोग हैं, लेकिन सड़क पर आने का जो है ना किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कारण था, उनको पता था कि सड़क पर आओगे कैसे, लोगों के साथ तो धोखा हुआ है। ये भी है, तो धोखा हुआ है तो लोग तो आएंगे नहीं। तो ये फिर इन्होंने जो है ना, मैं इनकी मानता हूँ, हिम्मत मानता हूँ कि लोकदल काफ़ी धरातल पर चला गया था, बहुत बड़ा नुकसान सह लिया। पहले पार्टी टूटी भी, 2 हो गए, फिर बाद में इस बार खुद हवे सिंह हार गए, 2 सीटें उनको जरूर आई, लेकिन देखो मोरल तो गिरता ही है। हाँ बिल्कुल, पार्टी का जो भी मेन लीडर होता है वो हारता है। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करी, चाहे सड़क पर कितने आदमी लेके आए, वो लेके आए। सारे हरियाणा में जो उन्होंने प्रदर्शन वो किए थे। इसी तरीके बाद जैसे किसान के हालात हुए, इस बार जैसे हालात तो हमने कभी नहीं देखे, फ्लड में भी नहीं देखे। इस बार फ्लड नहीं था, इस बार जगह जगह या तो ट्रेनें टूटी थी, ड्रेनें टूटी थी, या आपकी नहरें टूटी थी, या पानी का चौआ जो ऊपर आ गया था ना, उससे जो है शैम आ गई थी, वो एरिया था। जबकि हरियाणा के अंदर तो 1977-78 में और 95 में जबरदस्त बाढ़ आए हैं। उस टाइम सामान साहब इतनी मशीनरी खरीदी गई थी जबरदस्त करके। 78 वाले टाइम तो चौ देवलाल तो यहाँ तक कहते थे, जब मेवात में जाया करते थे, मेवात सबसे ज़्यादा फ्लड हुआ था उस टाइम, बहुत पानी आया, वो पहाड़ों की वजह से, राजस्थान से उस साइड से पानी आया था। ये उनके एक साहिबी नदी है जो राजस्थान से आती है, हाँ। तो बाद में तो फिर बांध ही बांधा गया था, चौ देवलाल जी ने बनवाया था। उस टाइम कहते थे बाढ़ के बाद, प्रबंध करने के बाद, ये मिस्टर नसीम अहमद जो बहुत सीनियर IAS अफसर रिटायर हुए हैं, ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो वो उन दिनों SDM थे, खुद अपनी गाड़ी चला के जो चीफ मिनिस्टर को सारे एरिया के अंदर लेके, जीप चला के, मतलब जीप चला के,
सारे इंडिया उधर वो खुद जो है ना जीन के पैंट पहनते और पानी में और में सारे मतलब सब काम में लग गए सारे सारे आदमी। उसको हम अभी उस आदमी को याद करते हैं। तो उस टाइम चौहान साहब ने कहा था कि आइंदा अगर बाढ़ आएगी ना, ये तुम्हारे लिए जहमत नहीं होगी, रहमत होगी, भाई फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। और एक ये जहाँ एम्स है जिसमें जहाँ बाढ़सा गांव है, झज्जर के बॉर्डर के ऊपर, यहाँ एक ढांसा बांध था, दिल्ली वालों ने वो तोड़ दिया था, तो इसलिए ये एरिया ये झज्जरवाड़ा रोहतक काला काफ़ी डूब गया था। तो शाम को रात को चौहान साहब गए वहाँ, जो पानी वगैरह सूख गया था, तो रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। तो ऐसा ही थे उनका जीवन, तो खैर बना लिया। तो एसपी और डीसी आए, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। बोले सर हम सुबह मिलेंगे। तो चौहान साहब ने सीधा कहा, तो मिस्टर नकई एसपी थे और मिस्टर तरसेम लाल जो थे वो डीसी थे। कहने लगे ये गाड़ी आपकी पानी से चलती है या तेल से चलती है? वो समझ गए, नहीं सर हम यहीं ठहरेंगे। यार तुम ठहरो यार, यहाँ ठहर के देखो लोगों का जीवन क्या है गाँव का। और सुबह देखना लोग बाहर फिरने कैसे जाते हैं लोटा लेके। उनमें लोटा ही होता था और तो बातें, ये बोतलें में नहीं आई थी। अब तो बाद में तो लोटा के बाद बोतलें आ गई, क्योंकि बोतलें खाली होगी तो उसका पानी में डाला, अपना बाहर फिरने चले जाते थे। लेकिन टाइम लोटा था, आगे मांजते थे, उसको साफ करते थे। तो इस तरह की वो थी, वो ठहरे। फिर उन्होंने क्या किया, जो मैं जो कहता हूँ किस तरह आदमी वो करता है अगर जुड़ा हुआ है ज़मीन से, उन्होंने आइसर और एस्कॉर्ट कंपनी वालों को बुलाया। एक के मालिक तो HP नंदा जी थे, दूसरे का मेरा ध्यान नहीं आ रहा। तो बहुत बड़े परिवार थे, बुलाया उनको। कहने लगा ऐसा भैया, आप लोग यहीं से जो कुछ कमा रहे हो और यहीं हो, तो आज पीड़ित है तो उनके लिए कुछ करो। बोले बताओ जी क्या करना है? बोले आपके इतने ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर यहाँ लगा दो, उनसे बांध करवा दो। जमीन सख्त हो गई है, बैल इस जमीन को नहीं बा पाएगा, वो तो बाद में बा पाएगा। जो एक बार आप इसकी बांध करा दोगे, नरम हो जाएगी, उसके बाद अपना हल्का काम जमींदार अपने तरीके से कर लेगा। तेल हमारा होगा सरकार का, और वो करके फिर बाद में जो है ना, वहाँ बहुत एरिया के अंदर बांध करवाई थी। ऐसा कोई करता है? गाँव जब कई गाँव में पानी चला गया था, तो उन्होंने श्रमदान से, और उन्होंने उस टाइम एक आइडिया भी दिया कि काम के बदले अनाज। आज की तरह से नहीं है कि आप फ्री बांट रहे हो घर पर, तो लेकिन कोई उसमें कोई आप असेट्स तो जनरेट नहीं कर रहे ना। उस टाइम असेट्स जनरेट होती थी कि गांव के बाहर कर जाना, फिर रिंग बांध बना दिया ताकि गांव तो ना डूबे, आइंदा के लिए पानी आए। खुद ने ताशा मिट्टी उठा के और स्टार्ट की थी। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई घंटा 2 घंटा लगे रहे, लेकिन एक सिंबॉलिक मतलब उन्होंने दिया। वो एक एफर्ट था उनका, लोगों में जान उस बात का बड़ा जोश आया था करके। तो उस टाइम जो मशीनरियाँ खरीदी थी, बाद में 95 में जो जनरल चीफ मिनिस्टर थे, तब भी फ्लड बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया, वो तो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम मशीनें खरीदी थी। इस बार है पर्टिकुलर एरियाज, उस टाइम था सारा हरियाणा। अब आपके वो गोडाउन में मशीनरी पड़ी है, आप अपने तंत्र को नहीं संभाल पा रहे, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र को इनको संभालते रहे। कहते भैया ये जो आपके इतने पाइप पड़े हैं, जितने आपके इंजन है, जितने आपकी मोटरें हैं, सारे यूज करो और जाओ। एरिया तो अलग अलग एरिया पॉकेट्स थी, झज्जर के अंदर पॉकेट थी, हिसार के अंदर पॉकेट थी, सोनीपत के अंदर पॉकेट थी, रोहतक में, मतलब जहाँ जाते हैं एरिया ना, जहाँ भी सरसा में भी हर जगह पॉकेट्स में था ये। तो पॉकेट्स में था, इस पॉकेट्स का बड़ी आराम से आप काम कर सकते। लेकिन बिल्कुल कतई नहीं जो है ना, सरकार हिली नहीं कर। अब तक पानी पड़ा, आप देखोगे तो गाँव के अंदर। हाँ, अभी तक है बिल्कुल। कई MLAs के घर के आसपास भी पानी है। एक फसल तो गई, दूसरी और जाने की हो रही है। जब आप पर इंटरेस्टिंग बात ये है, फिर भी नहीं करा, इतना सामान पड़ा आपके पास। बल्कि बाबाओं का नाम आ रहा है। हाँ, रामपाल जी कहते हैं, रामपाल महाराज जी ने तुमने बहुत काम किया हमारे लिए, बहुत मशीनें दी है, मोटरें दी है, पाइपें दी है। देखो वो तो एक उनके वो आइडल है एक तरह। सर इसमें इससे लोग बहुत तंग हुए। तो इसके बाद भी जो है ना, हमारी पार्टी को ये शुद्ध नहीं आई कि हम लोगों की शुद्ध लें। ये बात वो है कि वो अंदर खा रही थी ना, अंदर से आप जर्जर हो चुके हैं। सीट चाहे 37 ले, लेकिन अंदर जर्जर हो गए, लोग जर्जर, तो इसलिए कुछ भी नहीं कर पाए। फिर मैंने देखा लोग उधर लोग तो फिर भी सड़क पर आए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो जीन्स तो पड़े हैं ना, अब वो जीन्स ही हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं उसको घर पर। ओके सर, तो मेरे में दिमाग में जो बता रहा हूँ आपको, दिमाग की जो बात कह रहे थे, जब मैंने सारा कुछ देख लिया, अब इतना कुछ हो के और ये क्या हुआ है, कोई सौदेबाजी हुई है, कोई नई राजनीतिक चाल चली है या क्या चला है,
मैं तो कोई डिप्लोमेट टाइप का आदमी रहा नहीं, सीधा साधा आदमी रहा हूँ, इमोशनल टाइप का आदमी रहा हूँ घर को। ये डिप्लोमेसी वगैरह तो आपने कभी सीखी नहीं, क्योंकि जो देवराज से राजनीति सीखी तो डिप्लोमेट तो वो थे ही नहीं। कई बार ऐसी बात कह जाती थी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी लग जाती थी। तो ये मैंने सारा देख लिया ना, तो उससे मुझे जो है देखो अफसोस तो हुआ था, झटका भी लगा था। मैंने कहा तेरी टिकट कट गई तो कोई बात नहीं भाई, तेरी जगह कम से कम सीट तो कांग्रेस को आ जाए। चलो मेरी 2 बार काटी, कोई बात नहीं, काट दी भाई, चलो मैं सर्वे में नहीं आया होगा कहीं, मान लिया मैं कहीं नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन जो कोई दिखाई दिया तो वो दोनों बार सीट तो दोनों बार बीजेपी को चली गई। क्या रहा फिर इस तरह से, मतलब करके एकदम आप तो मारने का प्रयास कर रहे हो, और एक राजनीतिक, मैं कहता हूँ कि राजनीतिक एक हत्या का प्रयास ही था ये खैर। तो उस टाइम फिर बाद में जो मुझे दिमाग में बात आई, देखिए दिमाग में तो ये थी, उसके बाद जब चौटाला साहब का स्वर्गवास हुआ ना, तो यहाँ जैसे जगह जगह वो अस्थि कलश जा रहे थे, यहाँ का मेरे पास मैसेज आया, बल्कि चौ अभय सिंह जी ने कहा था कि चौथ साहब वहाँ उनका अस्थि कलश को आप संभालेंगे क्या? मैं इनका जरूर जाऊँगा। मैं यहाँ अग्रसेन भवन में आए थे, और वहाँ से मैंने जब देखा ना तो मुझे महसूस हुआ ये कि अब भाई पहले चौथ साहब चले गए, अब चौटाला साहब चले गए, तो आज इधर से तो मैं राजनीतिक तौर पर तो कमज़ोर कर दिया था इन्होंने खैर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई खुश था घर में, लेकिन हालात ऐसे बना दिए थे। उससे मुझे फिर वहीं से ये हुआ कि भाई क्यों ना इनका काम को संभाला जाए घर को। उस टाइम हो गया था, हालांकि टाइम बहुत लगा इसमें, वो इसे लगा था कि राहुल गांधी जी ने कह दिया था चुनाव के बाद, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो हमारे स्टेट के नेता हैं वो अपना हित देखते रहे, पार्टी का हित नहीं देखा। ये बयान आया था उनका, इमीडिएट बयान यही आया था। तब उन्होंने सोचा कि हाँ इस बार जरूर होगा कुछ न कुछ, भाई जिसने ये गलतियां करी है या जानबूझ के करी है या जैसे होगी जैसे करी है, उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होगा। और फिर जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो वही चीज़ें बाद में फिर आगे वही एक घर में आगे बंद गया सारा सौदा। तो उस टाइम बीच में जो देवराज जी का जन्मदिन आ गया था, तो बीच में अभय सिंह जी ने कहीं बयान दिया कि फिर संपत सिंह को हम बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। तो मेरे से भी कि साथी ने पूछ लिया, मैंने कहा बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊँ, क्यों जाऊँगा। पहले मेरे घर में मनाता था, हर साल में जो है ना उनका जन्मदिन और उनका जो है पुण्यतिथि, हाँ पुण्यतिथि घर में मनाता। पहले पार्क में मैं भी चला जाता सब उसके स्टेचू के सामने, कई बार बीच में कोई आते थे कई आते, फिर मैं हमने घर में ही शुरू कर दिया था। जो भी मोहल्ला एरिया के लोग थे उनको बुला लिया करते थे। लेकिन उस साल अब इन्होंने इस साल बुला लिया था तो मैं चला गया। और उसके बाद जो स्वाभाविक है, जब ये सारा रिजल्ट आ गया रिकॉन्स्टिट्यूट का सारा, तो समझ लिया इसका मतलब भी इनको तो कुछ समझ में आ नहीं रही, पब्लिक की बात नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे तो हम फिर पब्लिक के लिए खड़े होते हैं और क्या करेंगे। इसलिए मैंने जो है ना फिर लोकदल ही ज्वाइन किया कि इन्होंने तो मुझे राजनीतिक तौर पर घर बिठा दिया था। राजनीतिक तौर नहीं, आदमी सोशली भी कट जाता है, आदमी लोगों से कट जाता है। मुझे बहुत फील हुआ था, बहुत फील हुआ था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। दिल टूट गया आपका? स्वाभाविक है बिल्कुल एकदम खैर को। और इमोशन वाला आदमी तो और जल्दी कमज़ोर हो जाता है खैर। तब जो फिर मेरे दिमाग में यही आई कि क्यों ना जो है ना, अगर ये इज्जत दे रहे हैं, ये बुला रहे हैं और आज मेरी ज़रूरत भी है, ठीक है। मेरे लिए वो जो 2009 का पल था जब मैंने इस्तीफा दिया था लोकदल से, कांग्रेस से ज्वाइन किया था, वो आज मैं अगर देखता हूँ तो मेरे लिए वो पल बहुत ही जो है ना बिना सोचे समझे किस्म का इमोशंस में आ गए और मैंने वो कदम उठा लिया था। उससे जो है ना उसके बाद ना तो पार्टी ऊपर उभरी और न ही मैं उभरा। मतलब कहने का पार्टी का मतलब INLD का कि मैं भी नहीं उभर पाया। उसके बाद जो उस टाइम देखो मेरे जाने के बाद सरकार आ गई, और सरकार आ गई क्या काफ़ी इलाके में फ़र्क पड़ा था। मेरा जो इलाका था उसमें सारी की सारी सीटें 5-6 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। और जब मुझे कोई अहमियत नहीं गई तो 2014 में चुनाव आए 5 साल बाद, उसमें वो सारी सीटें लोकदल गई, लोग रिएक्ट कर गए। ये रहे यहाँ पार्लियामेंट की सीट लोकदल जीता, दुष्यंत जीता 2014 में, जहाँ ये सारी सीटें जो है ना कांग्रेस पार्टी जीती थी 2009 के अंदर। और यहाँ तो इनका था ही नहीं, यहाँ तो जो कुछ कांग्रेस थी वो चौधरी भजनलाल ही थे। अच्छा, ये इस एरिया में था ही नहीं, मतलब कांग्रेस का अदरवाइज कोई ग्राउंड कांग्रेस नहीं नहीं थी यहाँ कर।
और बाद में जो उनके जाने के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म से ही हो गए थे। फॉर एग्जांपल दे दूं आपको, 2009 में कैसे कांग्रेस नहीं थी। 2009 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, मैंने लोकदल से लड़ा चुनाव, मुझे लड़ाया गया। और इधर से चो भजनलाल जी थे आजका पार्टी से, और कांग्रेस से हमारे अजीज जो ज़्यादा बोलते हैं आजकल, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा ताकतवर आदमी है, भाई जयप्रकाश जी, ये चुनाव लड़ रहे थे। तो दो बड़े लोग लड़ रहे थे, वो भी पहले मंत्री रह लिया, मैं MP रह लिए थे, मैं तो पहली बार लड़ रहा था। लेकिन वो चुनाव आगे मेरे और चौ भजनलाल के बीच में आ गया, कांग्रेस पिछड़ गई। अब देखिए 9 जगह कांग्रेस जीत रही थी, पार्लियामेंट में 9 जगह कांग्रेस जीत रही थी, और ये 10वीं जो है ना कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही थी। ये देखो ना कितना मेरा फर्क था एक वोट का जो है। बाकी जैसे हमारी पार्टी भी और जगह कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया कि अल्टीमेटली मेरा और चौ भजनलाल जी का सिर्फ 6000 वोटों का फर्क रहा था, उतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने। इसका मतलब मेरा भी तो था ना यहाँ कुछ, पार्टी का था ही, लेकिन उसमें मेरा जुड़कर बन गया। और उसके बाद जो आप देखते हो 14 आता है, अगर चौ भजनलाल का संपत सिंह ना होता तो 2014 में क्या हाल हुआ फिर। 2014 के अंदर जो है यहाँ लोकदल जीतता है फिर, अब और वो सारी सीटें MLA वाली है, वो सारी लोकदल जीत गया। ये बरवाड़ा भी, ये उकलाना भी, ये नलवा मेरी अपनी सीट भी, और फतेहाबाद भी, ये सारी सीटें जीत गया लोकदल 2014 के अंदर। और उसके बाद जिस तरह हालात होते गए तो फिर तो देखो आप, सीट उस टाइम 15 ही आई थी। तो था एक, लेकिन उन्होंने कभी उसको समझा नहीं कि मैं जब भी लोकदल मता सरकार में आया तो मिनिस्टर रहा था, और सरकार में नहीं आया तो विपक्ष का नेता भी रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं कांग्रेस का कुछ नहीं रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तो कांग्रेस के खिलाफ रहते थे, लेकिन यारो पब्लिक में तो कुछ न कुछ तो था, कुछ तो काम आता। पर सर इंटरेस्टिंग, इतना शॉकिंग जो है ना, वो सारी चीज़ें शॉकिंग घटती गई ना, तो फिर तो जो भी मित्र दोस्त पुराने यार हैं पॉलिटिक्स में और हैं दूसरे तीसरे कहने लगे फिर यहाँ रह के तो एक सुसाइड करनी है कर कोई। तो मैंने कहा चलो भाई कुछ तो अभी तो दम है, मैंने कहा अभी तो लड़ने का दम है। तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना अंतिम दम जो है ना इसी चीज़ में लगा दें कि अपनी पुरानी पार्टी को बाढ़ने में लगाएं। तो कोई चीज़ तो थी, वो किसी चीज़ से जुड़े हुए लोग थे, कोई साफ तो बोलते हैं। यहाँ दिन का पता ही नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं। कांग्रेस बहुत टेढ़ी चीज़ है, खैर टेढ़ी नहीं है तो आप देख लो जितने स्टालवर्ड्स थे कांग्रेस के अंदर वो सारे बीजेपी में आज। और आप देखो ना, अगर आप देखो अच्छी तरह सोचोगे तो जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो ऑलमोस्ट बीजेपी में चला गया, और ये जो वोट लोकदल का था, लोकदल कमजोर होने से वो वोट भी कांग्रेस को मिल गया। अब जो लोकदल का वोट वापिस जाएगा तो कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा। ये बात। और लोकदल से कुछ लोग उधर भी गए हैं, बीजेपी में गए हैं। हमारे यही है उन लोगों को सबको पहले तो वापस लेके आए, और उससे लोगों को ये लगेगा हाँ ये अल्टरनेटिव बनती जा रही है पार्टी। मैंने कहता आज हम अल्टरनेटिव है, मतलब मैंने ज्वाइन कर ली तो आज अल्टरनेटिव बनेगा, नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई फूलों की सेज पर नहीं आ रहा हूँ, मैंने कांटों का रास्ता है ये, लेकिन कम से कम रास्ता तो है ना, अपने एफर्ट्स करके उसको साफ तो कर सकते हैं ना। वहाँ तो रास्ता ही नहीं था, एक तरफ रास्ता हो ना ही हो, एक तरफ तो चाहे कांटों का रास्ता हो, पहाड़ों का रास्ता हो, पत्थरों का रास्ता हो, रास्ता तो है ना। ये तो है, मतलब मेहनत कर सकते हैं। वहाँ रास्ता ही बंद हो गया था, वहाँ रास्ता ही बंद हो गया था, तो बंद हो जाएगा तो इससे अच्छा कांटों को झाड़ियों में घुसते गाते अपना कुछ सफर तो कर पाए, चलते तो जितना हो पाएगा। देखो कितना हो पाएगा मैं आज ही नहीं कहता, लेकिन जिस तरह लोगों में ना, लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, जबरदस्त अप्रिशिएट किया। मेरे पास जिस तरह टेलीफोन आ रहे हैं और आ रहे हैं, बात हो रही है ना, मुझे खुद को बहुत उत्साह मिल रहा है घर को। अच्छा, हाँ, मैं आदमी कई बार सोचता है यार कोई तेरे से गलत काम तो ना हो गया, लेकिन नहीं, लोगों ने इस बात को हाथों हाथ लिया है। ये तो सर इंटरेस्टिंग बात 2-4 हैं इसमें, आपने बड़ा लंबा जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया। आपको कांग्रेस ने 2009 में टिकट दिया, आपको MLA बनाया, 2014 में कांग्रेस ने आपको टिकट दिया MP का, आप तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस ने आपको टिकट तो दिया, आप वेटरन लीडर हो, चलो INLD के, पर कब तक वो एडजस्ट करते रहेंगे दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर, उनके पास खुद इतने बड़े लीडर्स हैं, और एक टाइम तो आएगा ना जब आप लोगों की टिकट कटेंगी और आप लोगों को घर बिठाया जाएगा। अब आप बात करते हो आपके खुद की या आपके बेटे की, अब मतलब वही परिवारवादी राजनीति, चलो बेटे को टिकट दे दो, अब आप कहोगे दीपेंद्र को मिल रही है तो बेटे को क्यों नहीं मिल सकती। तो एक एक पॉइंट पे तो आके रुकेंगी ना चीजें,
और रही दूसरी बात आपके आईएनएलडी में जाने की, तो 2009 में जिस पार्टी ने आपको सांसद के गलियारों में जाने से रोक दिया था, जिन नेताओं ने, आपकी अपनी पार्टी ने, आप वहीं चले गए दोबारा। देखिए सावन साहब, ये हालात होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस टाइम मैंने जो फील किया था उस वजह से जो है ना मैंने लोकदल छोड़ा था। लेकिन यहाँ तो कुछ करने का टाइम नहीं दिया ना। देखिए कि समय आएगा, समय आता रहेगा, कोई बात नहीं, समय आएगा तो टाइम तो समय तो आते रहते हैं, खैर समय तो आते रहते हैं। लेकिन अब मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो इतना भी आखिरी जीवन परमात्मा जितना देगा उतना लेना है। लेकिन अब मैं मेरी अपनी जो ओरिजिनल पार्टी है जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, मुझे ठीक है कि वो एक स्टेप ऐसा आ गया था जिसकी वजह से मैं कह तो दिया आपको कि पार्टी को भी नुकसान हुआ और मुझे भी नुकसान हुआ। लेकिन अब जो है ना, जब इतना आदमी एक्सपीरियंस होता है, दूसरी जगह जाके देख भी लेता है कि क्या कुछ हो रहा है, दूर से शायद लगता हो कि हाँ कांग्रेस पार्टी ठीक है या फलानी पार्टी लोकदल ठीक है या और ठीक है। अब तो मैं एक मेरा कंसल्टेड व्यू बना सकता हूँ क्योंकि मैंने सारा देख लिया, सिस्टम सारा देख लिया। तो आप जो कह रहे हो ना कि मैं 2014 में टिकट दे दी थी, 2014 की तो पार्लियामेंट का जहाँ सवाल है कि एक तो मोदी की वेव इतनी चल पड़ी थी और एक हम कांग्रेस के लोग इतना डाउन चले गए थे, इतने डाउन चले गए थे। आप देख लो ना, लोग ये असेंबली की तो हमारी सीट कितनी आई, 15 सीट आई थी और पार्लियामेंट में सीट हमारी कितनी आई, एक ही आई। तो आप ये देखो ना कि चाहे चुनाव मुझे लड़ा दिया लेकिन आप 15 वो सीट कौन सी आई जिसके बारे में लोग प्रचार करते थे कि यहीं विकास हुआ है, यहीं के लोग नौकरी लगे, एक पर्टिकुलर मतलब जोन के, उस पर्टिकुलर जोन में ही आपको आई। ये भी है। और या कुछ सीटें ऐसी थी 2-3 सीटें जो बार बार बदलती रही है, एक बार जीत के एक बार हार गए, एक बार जीत के एक बार हार गए। मैं आपको मिसाल दे दूं, ओडल, पलवल और मेवला महाराजपुर, ये 3 सीटें थी। इन तीनों में हर बार ऐसा ही रहा। पुरानी हिस्ट्री जब भी देखो होटल के आप, एक बार आ गया, एक बार जीत गया, एक बार आ गया, एक बार हार गया। इस वजह से उस टाइम ये तीनों सीटें भी कांग्रेस पार्टी में आ गई थी। लेकिन उसके बाद दोनों चुनाव जो है ना सारे हारे हैं वहाँ। मतलब कितना कांग्रेस पार्टी को करते करते कितना किनारा लग गई कि उदय भान जी हैं, ये बने थे पहले, मेरे तो अच्छे साथी रहे हैं। 87 में मैं जब मिनिस्टर था तो ये एमएलए थे। मैं इनके फादर को भी जानता था, इनके फादर के टाइम में एमएलए नहीं था लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था। मेरा मैं चौधरीलाल जी के साथ जब काम करता था तो मिलते रहते थे उनसे, खैर अच्छा आदमी थे। उदय भान जी अच्छे थे। जैसे मैंने 2000 सॉरी आपका बता ही दिया, मिनिस्टर के टाइम का 87 में। हाँ। लेकिन अब इस बार अब क्या हुआ उनका, वो भी ऐसे ही था कि जैसे 2014 में वो जीत गए थे, ये 15 में वो भी 3 शामिल थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 19 का तो चलो मान लिया कि 14 में आ गए तो 19 को नहीं आना है क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा था। लेकिन 24 में तो आना था। उनसे ये हो गया कि पद तो बहुत बड़ा दे दिया, गाड़ी से बाहर तो निकलने दिया, गाड़ी में रखा। तो मुझे अफसोस है कि हमारे पुराने साथी है वो भी आ रहे हैं, इस बात का अफसोस है। अब आप ये कहते जा रहे हो कि या तो वोट चोरी है, वोट चोरी, सरकार की सरकार चोरी होगी, ऐसे वोट चोरी होगी। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं, भाई राहुल गांधी जी नेता, एक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, चलो मान लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन रोड़ा तो ये पड़ रहा है ना, कहीं देखे तो सही कुछ है। अब ये देखो कहीं सोनीपत का आएगी सीट का रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, अखबार अगले दिन लिख रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ है, अगर हम हाउस नंबर 12 गलत लिख दिया हम क्या करें, मान लो जीरो ही कहते हैं। जीरो क्या है कि मैं आपका जो कंप्यूटर सिस्टम बनाओगे ना अपना, तो एक जगह हाउस 5-7 हाउस नंबर आपने मिस कर दिए नहीं है, तो आपको तो पता है कि वो खाना तो भरना पड़ेगा ना। भरने के लिए जो है ना उस स्पेस का जीरो हो गया, वहाँ जीरो लिखो। नहीं सर, अगर आप एक एक्सक्यूज कर भी लेते हो जीरो के साथ में, तो और भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें बहुत सी त्रुटियां थी जिनको उन्होंने दिखाया है और बताया है। चलो हो लिया, उसका बंदोबस्त करना चाहिए था। और चाहे वो ना हो, आप मेरे को एक बात बताओ, लीडर ऑफ ओपोजिशन इस देश का इलेक्शन कमीशन पे बार बार आरोप लगा रहा है कि आप ये वोट चोरी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, तो एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन को जवाब तो देना चाहिए। ये आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, इलेक्शन कमीशन को मैं जवाब तो कई बार आया भी है उनका, लेकिन चलो आया नहीं, वो जवाब मैं कहता हूँ आपके बात कि इलेक्शन कमीशन तो चलो ठीक है, इलेक्शन कमीशन तक जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जब मैं राजनीति में आया 80 में, मैंने चुनाव लड़ा था बाई इलेक्शन, तो मुझे राजनीति कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मैं चुनाव का मेरा रिजल्ट आया
तो मैंने काफ़ी जोर लगाया देखने के लिए कि चौधरी बद्रीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे उन दिनों, और चौधरी देवलाल जी जो है ना अपोजिशन में आ गए थे, क्योंकि सीएम तो पहले चौधरी देवलाल जी थे, सीएम टिरान उनको हटा के चौधरी बद्रीलाल जी आ गए। तो कुछ उनके डोमिनेटेड गांव थे यहाँ, उन गांव में मुझे बाद में पता लगा कि कई जगह एक एक घर के अंदर 500 600 700 वोट बना रखे थे। लेकिन वो आज की तरह से नहीं है कि स्टडी नहीं किया और कागजों में आपने देख लिया। मैं बाकायदा गांव में जाके पता करवाया, पता करा के 2-4 लोग, बहुत पुराने लोग मिल गए थे मुझे, उन लोगों ने बताया कि ये 1 से लेकर ये 700 तक वोट है ना, ये यहाँ है इस गांव के अंदर, ये 1 से 700 जो है ना डाबड़ी गांव के अंदर है, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, ये 1 से 600 तक जो है ना यही वोट महाराणा की लिस्ट के अंदर है राजस्थान में। और यही एक महाराणा का जो था, इनका धर्म भाई था, वो यहाँ आदमपुर रहता था, रामचंद्र मेहरिया, उससे पहले सुरजा मेहरिया था, फिर रामचंद्र मेहरिया, उसकी दुकान पर 600 वोट वही वोट है। और वही वोट मेरे बट्टू हल्के के कुछ गाँवों के अंदर, तो वो तीनों लिस्टें होगी ना। तो उस टाइम हमारे जर्नलिस्ट आए थे, यहाँ ताजे आए थे इस 80 के चुनाव में, ये रमन मोहन जी थे इंग्लिश ट्रिब्यून के, अब तो रिटायर हो गए वो। तो वो कहने लगे ऐसा करो जी, आप जाओ इलेक्शन कमीशन के पास, जो आपके पास इतना सबूत है, हमने दिखाया ना अखबार वालों को कि ये सबूत है, तीनों लिस्टें आप देख लो बराबर तुल रही है। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, सबूत दिया हमने ना, ये जबानी नहीं कहा था, सबूत दिया उनको, और दे के उसी टाइम उन्होंने जो कोई इलेक्शन ऑफिसर था उस टाइम, मिस्टर भल्ला बल्ला करके, उनको दिया। फिर यहाँ ऑब्जर्वर की टीम आई, हम लोग गांव में गए और वो टीम ने सारे वोट काटे, 7-8 हज़ार वोट आदमपुर हल्के के, 6-7 हज़ार वोट बट्टू हल्के के कटे थे, 3-3 जगह बन रहे थे। तो देखिए अगर कई जगह बन रहे हैं तो आपकी पार्टी का भी तो काम बनता है ना कि आप जाए वर्क करें। पार्टी ने तो वर्क करना छोड़ दिया, पार्टी ने तो वर्क करना छोड़ दिया। अगर आप ये वोटर लिस्ट आती है, मैं तो आपको देखो गलती बात कर रहा हूँ, वोटर लिस्ट आती है, हर पार्टी को एक एक लिस्ट असेंबली की फ्री मिलती है, क्या आप चेक कर लो, टाइम भी देते हैं आपके लिए, टाइम देते हैं, उसमें अगर आपका जो है ना कोई गलत बन रहा है उसको कटाओ, ठीक है, कोई रह गया तो आप बढ़ाओ। फिर मैं शहर की बात बता दूं, गांव में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज़, ये चीज़ शहर में है, जो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट जो वोट है ना, वो शहर में, क्योंकि शहर में बहुत से लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, जैसे यहीं मैं बता दूं, यहाँ का आज़ाद नगर एग्जाम्पल दे दूँ, कम से कम 1,500 लोग यहाँ ऐसे हैं जो गाँव के हैं, उनके यहाँ वोट नहीं है, सिर्फ गाँव में। एक तो ये साइड होगी, दूसरी साइड उनके यहाँ भी वोट है और गाँव में भी वोट है। इनको कटवाने की हिम्मत नहीं करेगा, उसको यहाँ के वोट चाहिए, वो गांव के रखे हैं, उसको पंचायत के वोट चाहिए डालने के लिए, सरपंची पंची करनी होती है। तो सबको पता है, उसके बावजूद भी जो है ना कोई नहीं कटाता। इसलिए नहीं कटाता कि खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे घर खिलाफ, तो तुम्हारे विरुद्ध प्रचार करेंगे। तो ये कमजोरियां पार्टियों की होती है। हम देखो दूसरे पर तो इल्जाम लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है इलेक्शन कमीशन वाले। तो हम अपने एफर्ट्स तो कर लेना। और फिर एक बताऊं सावन साहब, हरियाणा को चुनाव हो गया, साल से ऊपर हो गया, मैं आपको मतलब डॉक्यूमेंट्री चीज दूंगा आपको कि आपने पेटिशन डाले, 18-20 लोगों के पेटिशन डाले कोर्ट के अंदर कि आपको हराया गया है। उस पर एलिगेशन क्या थे? नंबर 1 जाति पाति का, नंबर 2 धर्म का, नंबर 3 आपने पैसा जो लिमिट थी उससे फालतू खर्च कर दिया, और नंबर 4 मशीनों का। तो क्यों नहीं फिर बोगस वोट का आपने चोरी वोट का डाला? 1 साल तक आपने पेटिशन डाले आपने। हालांकि उचाणे के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना ठीक है शाणपत की, उन्होंने उसको विड्रा करके और उन्होंने जो रिवाइज करके अमेंडमेंट डाल दिया। अमेंडमेंट सिर्फ काउंटिंग के लिए, बाकी का इनका ये जो 4 इशू में बता रहा हूँ ना, इनका कोई रिजल्ट नहीं आना। उसका इशू आ जाएगा कि गिनती होगी, लेकिन हाँ वो एक प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन तो कोर्ट्स की है, कमीशन की तो नहीं है। अब गिनती हो जाए तो पता लगेगा कि उनका एलिगेशन जायज़ है या नाजायज़ है। ये इसका हुआ था राय का, जयतीर तैया 3 वोट से जीते थे, तो इंद्रजीत दहिया थे लोकदल के, उन्होंने चैलेंज कर दिया, और वो बाद में इंद्रजीत दहिया जो है ना वो जीते। लेकिन जीते कब? जब चुनाव अनाउंस हो गए। ये प्रोसेस है ना, इसको ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी कुछ को कि ये चीज़ें फैसले, जैसे ये कहते हैं ना एमएलए एक्स एमएलए की करप्शन केस हो रहा तो को कोर्ट बना दी, जल्दी कराओ, ये करो, वो भी जल्दी नहीं हो रहे। लेकिन ये तो कम से कम जरूरी है, क्योंकि पब्लिक मैंडेट की बात होती है, कहीं गलती है तो उसको ठीक करो। सर मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, आप ऑपोजिशन में होते हुए, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश का के वो हैं जेंटलमैन राहुल गांधी, उन्होंने एक आरोप लगाया है। मैं सीधा आपसे बात पूछ रहा था कि उसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। आपने 2-3 एग्जाम्पल रिसाइट करे, चाहे आजाद नगर का हो या कहीं का हो। आपको तो तब की तो बात ही अलग, तब का इलेक्शन कमीशन अलग था, हरियाणा का मैं बोल रहा हूँ, तब का इलेक्शन कमीशन अलग था, और हरियाणा की राजनीति तब अलग थी। तब तो आपको याद है, आप उस पार्टी में थे और अच्छे से याद है, बूथ के बूथ
हाँ दिन, हाँ बिल्कुल कब्जे हो जाते हैं जब तक आप फॉर्म नहीं करोगे तो। हाँ। तो देखो इस तरफ देखो इस मशीन का, आपको तो अच्छे से याद नहीं है। आप इस मशीन का नुकसान है तो मशीन का फायदा भी है। नहीं वोटों में जाती थी, मैं वोट बताता हूँ। हाँ। चौधरी देवीलाल जी जब चुनाव हारे ना गिराए से, हाँ। तो 3-4 मुलाजिम वो रिटायर हो गए बेचारे, वो 70-72-73 साल के हो रहे हैं। तो मेरे पास आ जाया करते गपशप मारने के लिए। तो कहने लगा जी उस टाइम तो सरेआम हमने हराया था। कैसे? 50-50 की गिट्टी बनती थी वोटों की, पर्चियों की। उसमें क्या था कि 48 से नीचे जो देवलाल वाली डाल दी, 2 ऊपर छत्रपाल की डाल दी, हो गए 50 वोट छत्रपाल के 2 की जगह। था ये, इसमें ये असली चोरी तो वहाँ उस टाइम। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है आपका। डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये हुआ है। ये आपने सिर्फ पार्टी को फेवर करते हुए छत्रपाल का एग्जांपल रिसाइट किया है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरी नहीं बात, उन्होंने मुझे बताया है। 2 है उनका मशहूर भी हो रहे हैं यहाँ, संधू सेरावत नाम से मैरिज ब्यूरो, चलते फिरते वो कागज रखते हैं जेब में, इतने कागज। वो कंप्यूटराइज वाले नहीं है, डायरी वाले नहीं है, कागज में बायोडेटा रखते हैं, शादियों जोड़ में लाते हैं। वो इतने बावड़े में नहीं है, मैं उनका नाम ले कह रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया मुझे आके। तो ये चीज हम तो हकीकत देखते हैं। देखो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि राहुल जी कह रहे हैं वो कोई 100% गलत है या 100% सच है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चलो वो तो हो गया, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वहाँ ठीक अपना धरने दें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, घेराव करें। भी है उन्होंने, किया भी है। और बस वो सेरेमनी वो नहीं है। आप करें कुछ ऐसा करेंगे जिनको मजबूर होकर करना पड़ जाए आपको। कर को हमने किए हैं, ऐसी चीजें किए जो मजबूर होकर करना पड़ा था उनको। चीफ मिनिस्टर तक के बदलने पड़े थे, इतना बड़े आंदोलन खड़े करे। अब वो करना चाहिए अगर सही मायने में आप फील करते हो तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो उन्होंने कर दिया, लेकिन आपको इतने लेट कैसे जाग आई आपको? वो बोल रहे हैं कि हम अपना काम। फिर राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया उस टाइम कि हमारे इसलिए आ रहे हैं कि हमारा जो है ना, उन्होंने पार्टी का इतना ही देखा, अपना ही देखा है। वो शब्द का उनका आप क्या करेंगे, हम क्या रिजल्ट निकाले, कहाँ ले जाए उनको? वो एक राजनीतिक बात है, वो एक फैक्चुअल बात है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा अब भी आप देख रहे हो। अच्छा फोटो मैं मानता हूँ, फोटो के अंदर जो है ना बहुत हो रही है शहरों के अंदर, जैसे किसी की फोटो टंगा दी, लाग दी, मैं इस बात को उनकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन वो गलती किसकी है? मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये जो वोट वाली बात है ना, मैं अगर ग्राउंड रिलेटिव करूँ तो बना कौन रहा है उनको? अगर यहाँ इलेक्शन का दफ्तर यहाँ है, हिसार में हमने यही ऐतराज किया था पहले, उसके बाद जो वो वोट तो कट गए क्योंकि 3 जगह थे, वो तो यहाँ भी कटने थे वहाँ भी कटने थे, हो गए। उसके बाद जो रह गए थे ना, सागवान जी हमने इतनी मेहनत किया, रात को 3-3 बजे तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने डिफेंस कॉलोनी मेरा मकान था, तो वहाँ हमने जो है ना फिर बात जो और चैलेंज करने थे। एक वोट को चैलेंज करोगे तो बहुत टाइम लगता है। पहले उसकी आईडी दो सारी की सारी, नाम, फादर नेम, वोट का नंबर, भाग नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, फिर सेकंड जो ऐतराज करने वाला दो, फिर थर्ड उसको सेकंड करने वाला दो, 3 लोगों में बायोडाटा पूरे चाहिए। 30-40 साल लड़के बिठा के मैंने और दिन रात लगे रहे हमने, फिर बाद में चैलेंज किया और चैलेंज करके इतनी बड़ी गठड़ी 3-4 नागौरी गेट से चले और यहाँ SDM मिस्टर चौखानंद होते थे, CN चौधरी, तो उसके तक वहाँ तक गए। उस टाइम उसमें जो है ना अपने वोटों बोगस वोट, ये वोट फलाना वोट नारे लगाते हैं, गठड़ियाँ लेके जाना, वहाँ गए थे और वोट बाद में डिलीट भी हुए थे। पॉलिटिकल प्रचार भी कर दिया हमने और साथ में डिलीट भी करा लिए। होती रही है, हमेशा होता रहा है। लेकिन इसको आपको मैं ये कहता हूँ, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे यहाँ थे, हमारे यहाँ भेज दिया उन्होंने, गुजरात के बैठे थे यहाँ 6-7, वो AICC के ऑब्जर्वर के रूप में कर दिया उनका। ये बावरिया जी के आदमी थे अपने, चलो जो भी उनको खाना पानी दे रहा था उसकी मौज मार रहे थे। और एक बूथ के ऊपर 10 एजेंट बना और लिस्टें जा रही थी, मैं भी 10 दे रहा हूँ, दूसरा भी 10 दे रहा है, तीसरा भी 10 दे रहा है, एक हल्के में 100 एजेंट बन रहे थे, इतने वोट नहीं होंगे शायद बूथ के अंदर। तो उनका काम क्या था? उनका काम लिस्ट देखने का काम था ना, तो कोई देखता ही नहीं ना। मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, चलो ये हो लिया पीछे हो लिया भाई, राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो ठीक करें, लेकिन आगे के लिए तो आपको संभलना है ना, ये काम करना पड़ेगा। आजकल काम करना छोड़ गए लोग। नहीं, ये बात जो कॉमर्शलाइज हो है ना लोग, जो कॉमर्शलाइज हो गए ना, इस कॉमर्शलाइजेशन में जो डीप किस्म की राजनीति, मेहनत की राजनीति, वो आपने खत्म कर ली। बड़ी आपको तो बनी बनाई पकी पकाई मिल जाए तो आपके लिए ठीक है। और वो क्यों जी, वो वोट कहाँ गए? आप कह दोगे तो उस पर तो राहुल जी ने नहीं बोला कुछ भी, ना सोनिया गांधी जी ने बोला। जो हरियाणा के अंदर MLA के वोट चोरी कराए गए थे 2016 में राज्यसभा चुनाव हुआ, तो RK आनंद सोनिया गांधी जी से लेके आए थे आशीर्वाद, ब्लेसिंग लेके आए थे, और 37 MLA। क्या आज तक किसी पार्टी ने अपने एक जो लीडर है उसको कभी इजाजत दी है? क्या आप ना डालो तो वोट ना डालो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है? एक तरफ मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, दूसरी तरफ आपका एक वोट कम कर रहा हूँ,
मतलब वहाँ जो है मेन लीडर हमारी पार्टी के, वो परमिशन लेके आ गए कि मैं तटस्थ रहूंगा, और वही लेके उन एमएलए को वोट डालने गए, जब गए थे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, उनको तो कहते तो मानते नहीं सारे, क्योंकि ग्रुपिज्म है, कई अलग अलग ग्रुपों के लोग थे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एमएलए को कह दिया कि आप पैन बदल देना, और सामने लड़ने वाला भी बहुत बड़ा था, आपका क्या कहें, मीडिया कौन भी कह दो, कमर्शियल कौन भी कह दो, कितना बड़ा सुभाष चंद्रा थे, वो लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट के रूप में, सपोर्टेड बाय बीजेपी। वो 13 वोट कैंसिल, 14 वोट कैंसिल हो गए थे, उससे 14 वोट आपके कैंसिल हो गए, आपने कोई कार्रवाई नहीं। भाई कैंसिल तो मान लो, चोरी तो है ना, एमएलए चोरी होना, इसका मतलब आपके 13-14 लाख आपके चोरी हो गए एकदम। तो हमने जो मतलब कहते कि इधर चित भी हमारी, पट भी हमारी। इसमें सर इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप एक पॉलिटिकल नजर से देखें उसी चुनाव को, 2016 का जो राज्यसभा चुनाव है, तो जिस नेता की आप बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, 2019 में वो नेता पार्टी छोड़ने की नौबत तक आ गई थी उनकी, आगे थी, तो आगे आगे थी ना, आगे तो फिर तो आप मानते होंगे ना कि हाईकमान थोड़ा बहुत तो नाराज था उनसे। नाराज था, फिर हुआ क्या? हुआ तो नहीं ना कुछ भी। बात ये मैं ये नाराजगी नहीं आई, हाई कमांड सामान की मेन बात यह है कि हाई कमांड कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, मतलब वो बात नहीं रही हाई कमांड के अंदर ना। तो देखो वो सीनियर जो लोग थे ना, थोड़ा दिमाग लगा के लड़ते थे, वो रहे घर पे। जिस दिन से मान लो राजीव गांधी जी चले गए, उसके बाद सोनिया जी बन गई थी, चलो उनके सोनिया जी ने जब से मतलब राजनीति से लगभग ऑलमोस्ट, चलो रायस्वाम है लेकिन लगभग किनारा है, कोई दखल ज़्यादा उनके नहीं होते। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, वो लोग भी इधर उधर सरकते गए उनके साथ वाले। अब आप ये देखो ना, कितने लोग कांग्रेस को छोड़ गए हैं। चलो आप यूँ कह देंगे उनके पास तो कुछ नहीं था, पल्ले कुछ नहीं था, ये बात एक अलग बात है। कौन स्टेट है जिस स्टेट के बड़े बड़े लीडर नहीं चला? अपना हरियाणा की स्टेट देख लो, क्या हुआ, इतने बड़े बड़े कभी गए हैं क्या किसी पार्टी से अलग? और जाएंगे तो इसका मतलब पार्टी का नुकसान तो फिर होगा उसका। आज मैं कह दूं मेरी नहीं बनती, मैं कह दूं मैं वो नहीं बनती, मेरे संपत सिंह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत बुजुर्ग हो गया, इसलिए गया, आराम करेगा थोड़ा मुझसे। चलो भाई कोई बात नहीं, आपके घर में अगर बुजुर्गों की इज्जत नहीं है तो जहाँ मिलेगी वहाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जहाँ बुजुर्गों की इज्जत तो वहाँ बुजुर्गों रहना चाहिए भाई। अगर औलाद या छोटे भाई या और वो नहीं कर रहे हैं आपके, तो कम से कम चलो ऐसी जगह तो हो ना जहाँ चलो इस तरह के तो अविश्वास तो ना रहे ना, कि मान लो मेरे थोड़ी कमजोरी आती है, मुझे थोड़ा बहुत कंधा मुझे हाथ पर रखने को मौका दे देगा, तो फिर वहां रहने का फिर फायदा क्या होता है? सर दूसरी आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि कांग्रेस के जो एजेंट हैं वो अवेयर नहीं है अपने पोलिंग बूथ कांग्रेस ने अब आम ही हो गए। हाँ, आम हो गए हैं, तो राजनीति दूसरी आ गई, अब पैसे की राजनीति, सस्ती राजनीति आ गई। आप कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। उसमें तो मेन बात जो थी वो ये थी कि इस बार तो अवेयर कहाँ से होंगे, इस बार तो ये लग रहा था रोल कर लेंगे 10-15%, फिर भी बहुत यही मैं कह रहा हूँ, यही गलतफहमी मार गई, यही गलतफहमी मार गई ना आपको। मशीन में भी चले जाएंगे, हाँ मशीन में चले जाएंगे, कोई बात नहीं कर कोई। मैं और क्या कह रहा हूँ, अब यार उसके बाद भी आप निंद्रा में चले गए 1 साल, निंद्रा से अब उठे ना, अरे ये तो बहुत बड़ी चोरी होगी भाई कर को। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर इतनी बड़ी मान लो चोरी है, मान लो उनकी बात को मान लिया, रोहतक हम कितने वोटों जीते हैं? काफी वोटों से जीते हो। एमपी है ना? एमपी ना? नहीं एमएलए। अच्छा एमएलए वो बहुत कम थे, 2-3 हजार, नहीं 1000-1200 से 1000-1200 ही है क्या? हाँ ओके। लोहारू हम कितने जीते हैं? 600-650। तो हम भी तो जीते हैं ना। आदमपुर हम कैसे जीत गए? अगर इतनी हो तो मैं मान सकता हूँ कि शहर के अंदर हो सकता है, अगर आप नहीं संभालोगे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ किसी को कोई नहीं जानता, ना ऊपर वाले पता कौन है ना नीचे वाला पता है, गुड़गांव है। और इस चीज़ का मैं तो कहता हूँ, फिर वार्न करता हूँ सबको, अब ये होगा ना डिलिमिटेशन होगा, देख लेना उनमें, मतलब इतनी सीटें बढ़ाएंगे शहर के अंदर कि ताकि आइंदे के लिए इनको बिल्कुल ऐसा बावड़ा बना दो, अपना काबू कर लो बीजेपी। ये कोई ऐसी नहीं है पार्टी है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना, इतनी वो इन लोगों ने कर लिया, फैलाव कर लिया अपना, हर जगह विस्तारक, नाम विस्तारक रख देते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पढ़ रहा है तो कई एक आधा कोई मिल गया, क्या काम करता है भाई? मैं जी विस्तारक हूँ जी एबीपी का। वो तेरा काम क्या? बोला मैं यूनिवर्सिटी में विस्तार करूँगा, मैं कॉलेज में विस्तार करूँगा।
जहाँ पहले यहाँ दिखाई नहीं देते थे अभी पे हरियाणा में। अपार्टमेंट प्रचारक तक हैं उनके। यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उनके सामने आपको लड़ना है तो बहुत सावधान लड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि हम जो दिल्ली से चल रहे हैं तो 20-30 लोगों को कह दिया अभी आ जाओ वरना तुम्हारी टिकट नहीं है, वो हमें वहाँ से लेकर आ रहे हैं और सीधे स्टेज पर ले जाते हैं, नारे नूरे लगा लगू के और पार फिर वापस अपना जो है ना चले जाएं। कहीं 1 बजे का टाइम दे रहा था, 8 बजे रात को पहुंचते हो, 8 बजे 12 बजे पहुंचते हो। वो गफलत जो थी ना, बड़े नेता है सर, वो गफलत तुम्हारी, बड़े तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े जमीन पर नहीं थे, ऊपर बहुत बड़े थे वो लोग, जिनको देखो मैं अब क्या कहूँ, जो लोग सीधे हवाई जहाज से आके और सीधे। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही है आपके प्रति कि अंगूर खट्टे हैं। हो गए, हो सकता है, हो सकता है मेरे लिए अंगूर खट्टे हों। और मैं तो वक्त लगेगा कि जब अंगूर पकेंगे ना, वो खट्टे होंगे मीठे होंगे वो तो बताएगा, लेकिन उन्होंने तो खट्टे खा लिए ना। खट्टे मेरे लिए तो आगे ही ले कह रहे हैं ना, देख अंगूर खट्टे हैं, चलो मुझे तो मिले नहीं, चलो कम से कम खट्टे अंगूर तो खाए ही नहीं जाते। नहीं तो मैं क्या करूँ, उन्होंने खा लिए, उन्होंने खा लिए। अब मैं क्या करूँ, जब जिस तरीके से आप मुझे लेके आए थे, अब क्यों नहीं भूल जाते हो घर को। और उन्होंने उस टाइम ये कहा था राइट पर्सन राइट पार्टी, ये हुड्डा साहब के पहले शब्द थे। पर सर मेरे बड़े भाई हैं जो थोड़े बड़े हैं, 1 महीने का फर्क है हमारा। अच्छा, कई जो लोग कह देते हैं ना कि ये वो, तो आपको रिटायर नहीं हो जाना चाहिए अब? आपको भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी, अब क्या करोगे आप? हो जाना चाहिए। अब बच्चों के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? आपके बच्चे काबिल हैं। बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों कहाँ चुनाव लड़ा, मेरे बच्चे ने तब तो चुनाव लड़ा। अच्छा, मैं इतना बड़ा हो गया और औरों के छोटे लड़ लिए, बच्चों के लिए अकेले थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे जिनको अगर फायदा उठाने के लायक होंगे वो तो फायदा उठा लेंगे, हमारा क्यों उठाएंगे करके, और भी उठाते हैं तो वो भी उठा लेंगे। अब ना बहुत, मैं क्या बताऊं, कुछ लोगों कईयों को तो एमएलए मेरे भी बनाए हुए हैं, हालांकि वोट चोर देवलाल जी के होते थे, लेकिन उनको मैंने पुश मेरे किए हुए आगे करके। अच्छा। अब मैं मेरी अपनी जबान से कहना नहीं चाहता किसी के बारे में भी, बहुत पुश किए हुए हैं उनको, इतनी सपोर्ट मैंने की हुई है कि आज चाहे वो मेरे बारे में पुश कहे, भगवान उनको, मैं कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे, उनको स्वस्थ रखे, आगे के लिए परमात्मा उनकी से वो करता रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन है और आप इसमें चाहता हूँ इसका होनेस्ट रिप्लाई करें। बिल्कुल। आपके लिए, आपकी नई पार्टी के लिए, INLD के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े दुश्मन क्यों हैं? कौन? भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े दुश्मन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी पार्टी के लिए और आपके पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, राजनीतिक तौर पर भी नहीं है उसका। दुश्मन है तो देखिए मैं बताऊँ, दुश्मन बीजेपी है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं यही तो कह रहा था आपको कि मुझे टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगर मेरी पार्टी उस टाइम कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो मुझे खुशी होती, लेकिन जिस तरह खेल खेला है ना, मैं नहीं हूँ, लोग हैं, लोगों ने माना है कि हमारे आए हुए सरकार थी, हमारी आए हुए सरकार खो दी इन्होंने, तो बात तो कहनी पड़ेगी। और अदरवाइज तो जो कुछ, क्योंकि देखो लोग बीजेपी से तंग थे, इसलिए वो एक विकल्प ढूंढ रहे थे लोग, और इतने परेशान होने के बावजूद इनको विकल्प नहीं मिला, तो देखिए लोगों में तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, और फ्रस्ट्रेशन उनके लोगों में आती है, वो हमारे तक भी आ जाती है, हम भी बता देते हैं। बाकी हमको कोई ये तो मैंने सिर्फ जो उनके बारे में उसका इतिहास पूछते हो तो है, मैं आगे के लिए जहाँ तक बात करते हो, आगे लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ बीजेपी से है। क्यों कि सरकार में आज हुआ है जो कुछ होने लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप उस तरीके से विरोध प्रदर्शन ही नहीं करते। मैं इस चीज को और थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अभी आया हूँ, प्लेटफॉर्म अभी लिया है, तो वो तो आगे देखना आप, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूँ उस प्लेटफॉर्म में प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, आए खिलाफ हुए सड़क पर, तो और तो आया ही नहीं कोई खिलाफ उनके। मैंने जैसे आपको बताया था पानी बंद हुआ तब वो सड़क पर आए, अब ये जैसे जिस तरह खेत सबके डूब गए, घर डूब गए, पशु डंगर खत्म हो गए, अगली फसल तक नहीं होने लग रही है, बाजार में जा रहे हैं गेहूँ नहीं, कोई दूसरी फसलों का कोई रेट नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहे हैं, चाहे वो जीरी हो, कपास हो, ग्वार हो, बाजरा हो, जो भी हो, किसी का नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से बीज खंड, मतलब ये चीज़ हैं, ये उठा ही है, और उठा के उन्होंने जरूर से निकाला है, तो कहने मतलब कुछ करे सर, अब तो उसके नहीं है, वो चीज़ भूल गए। अब मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बार ये वोट चोरी संकट अपनी हार को जो है ना छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हो, उसके बजाय इस बीजेपी जो कुछ कर रही है साल में और जो उन्होंने कराया, इसके खिलाफ तो कुछ करो ना। आप यूँ बताओ मुझे, कांग्रेस पार्टी ने कौन सा प्रदर्शन किया उनके खिलाफ सिवाय इसका वोट के? कांग्रेस ने नहीं करा तो घर ही बैठे हैं ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, हम बाहर निकल रहे हैं, अब बाहर निकलने का मौका है, जनता बाहर ये निकलना बाहर चाहती है, कोई बाहर आए और बाहर आके जो है ना
हमारी मदद करे, हमारे लिए कुछ लड़े, हम तैयार हैं साथ लड़ने के लिए। ये है सर मैं इसी बात को और एक्सपेंड करता हूँ, इसी बात को मैं एक्सपेंड ये करता हूँ कि INLD अभय चौटाला और आपकी पार्टी ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने का सत्ता में सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे बड़ा कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेसमेंट अगर कोई करेगा तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस करेगी। ये एक ऑल्टरनेट के तौर पर हरियाणा की जनता उनको उनको देखती है। देखा गया। तो क्यों नहीं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह हम विकल्प बने। तो जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति करते हैं वहां से हम अपने राजनीतिक तौर पे ज्यादा सक्रिय हों, जिन मुद्दों को वो उठाते हैं उन वहां पे वो हम मुद्दे उठाएं और उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करें रादर देन रूलिंग पार्टी के। तो आप ये प्रक्रिया मेरे को समझाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों चाहते हो अभय सिंह चौटाला या INLD कि एक इस जाट ने मार की हम आ जाए इसकी जगह, और हरियाणा में हमने ये जो लोग हैं एक विकल्प का तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये हमने देख लें। देखिए, अगर आप जाट वाली बात करते हो वो बात तो ठहरती नहीं कहीं, क्योंकि आपकी पार्टी की राजनीति वही है। पार्टी की राजनीति वो होती है, मैं देखूं ऐसा है, इस पार्टी की जो राजनीति रही है ना ऐसी नहीं रही है। इस पार्टी ने के मतलब ग्रुप बना के लोगों का साथ जोड़ के 85 सीटें जीती है। अब वो INLD नहीं है, अब वो लोग नहीं है। नहीं, वो आपके सामने विचारधारा ही नहीं है। आपके सामने हिस्ट्री तो है, आपके सामने आदर्श तो है कि आप जब तक सबके साथ मिलके नहीं चलोगे आपकी बात नहीं बनेगी, और आपको सबके साथ मिलके चलना पड़ेगा। आपको तो पड़ेगा मतलब यह सबका मेरा मतलब है कि सभी जातियों को लेकर चलना पड़ेगा। अब फिर आप उधर आ जाओगे वापस, अब मैं कोई कास्ट की बात कर दूंगा तो फिर वहीं घूम जाएगी बात, और जगह घूम जाएगी। मतलब ये कास्ट कॉम्बिनेशन को तोड़ा किसने? सवाल जाट के नहीं है। जाट को यूँ तो कह दें तो फिर तो जाट को मारा किसने? जाट ने। ये कोई बात थोड़ी है यूँ तो कह दें भाई जो अब जाट ने देवलाल को मार दिया, हरा दिया, तो ये तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आपस में, ठीक है, नीतियाँ अपनी अपनी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब ये तो विकल्प के रूप में तो उनको कोई नहीं देखना चाहते थे, इस चुनाव में देखना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह तो रहा हूँ ना, इररिस्पेक्टिव एनी पार्टी एफिलिएशन कोई वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। ये बात करते हैं डिवीजन की, आपके आज़ाद खड़े लोगों ने तो डिवीजन किया है, लेकिन पार्टी आपको जैसे मान लो मेन सामना पोजीशन इनके कौन थी और डिवीजन करने वाली, लोकदल और JJP दो ही थी ना, दोनों कहाँ वोट मिले हैं? जहाँ मिले हैं वो जीत के वहाँ, और अदरवाइज दूसरी जगह तो आप देखें वोट कहाँ है, कहीं 2 जा रहे, कहीं 4 जा रहे, कहीं 5 जा रहे, कहीं 1 जा रहे, कहाँ खंडित हुए? इतने तो हमेशा ही होते हैं, जब BSP खड़ी हो जाए तो भी होंगे आपके। लेकिन इस बार तो मतलब बिल्कुल मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि इस बार सारा का सारा जो जनमानस था सारा इस बात पर लग रहा था कि कांग्रेस को विकल्प मान रहे थे, हुड्डा को विकल्प मान रहे थे, और इसी वजह से जो हमने दिमाग में ये रख लिया हुड्डा विकल्प मान रहे हैं, वो लोग विकल्प जो है ना उसमें बहुत सारी जातियाँ थी, वो जो विकल्प मान रहे थे वो कांग्रेस पार्टी को विकल्प मान रहे थे, BJP से दुखी थे। ये नहीं कि हमसे कोई आगे कोई सुखी होने का मांगने थे, हमने बहुत कुछ कर दिया था उनके लिए, था BJP दुखी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और BJP के सामने विकल्प जो मानना था इस बार कांग्रेस को मान लिया है। इससे बड़ा विकल्प कभी लोगों ने आज तक तो माना नहीं, अब तक माना है। तो इसके लिए अब नया प्लेटफॉर्म विकल्प तो तैयार करना पड़ेगा BJP का। आज हम BJP का अगर विकल्प तैयार नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों पर वापस विश्वास करके वहीं काम करते रहते हैं, तो फायदा क्या हो रहा है? हरियाणा को फायदा नहीं होना। आज लोग, बहुत से लोग तो ये कह देते हैं बाद में, जैसे ये रिजल्ट्स वगैरह आए ना, सबने कह दिया कि तीसरी बार BJP आएगी, तीसरी बार BJP आएगी। रिजल्ट देखे तो कह दिया उन लोगों की। इतना हालात हो गए, उस हालात के अंदर आपने चुनाव के दौरान जो जिस तरह कास्ट समीकरण को बिगाड़ा था, तो वापिस वो BJP पास चला गया, जो और वो यही चाहते थे, वो यही चाहते। अब उनके जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उनके जैसे कैमल पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ तो आपको कुछ न कुछ करोगे तब भी लोग जो है ना आपके साथ लगेंगे, वो करना पड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है, ये सोचना पड़ेगा, जो विकल्प बनने वाली पार्टी होगी उसको अब सोचना पड़ेगा भी तुम अकेले कास्ट से बात नहीं बनेगी, अकेले एरिया से बात नहीं बनेगी। ये बात आपने समझाई पर्सनली अभय चौटाला को? नहीं, बात तो अब तक तो लंबी चौड़ी ज़्यादा बात हुई नहीं है, जो हुई है तो करिए, बातें करिए ये, और करना पड़ेगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब मैं अब संरक्षण कौन होता है? संभालने वाला घर को। आपको कहीं वो वही तो नहीं है, ये क्या कहते हैं 75 मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया BJP वाला? ऐसा है, मैं बताऊं आपको, वो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं ये सारी चीज देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, वो देख उन्होंने जो है ना, वो तो देखो वो एक अथॉरिटेटिव पार्टी है, उनका अलग काम है, उनका हर कोई, वो तो अलग ही सिस्टम के लोग हैं, हमारे यहाँ सिस्टम के लोग नहीं हैं।
अच्छा, फिर मार्गदर्शक का एक टाइम है, जब मैं ये कहता हूँ सबका एक जैसा टाइम थोड़ी रहता है। हो सकता है हम भी कभी मार्गदर्शक बन जाए, लेकिन आज तो हम एक्टिव हैं। और जो संरक्षक, मैं तो कहता हूँ भी मुझे रखवाड़ा रखा है, वही मैं भी कह रहा हूँ। रखवाड़ करूंगा पार्टी की। रखवाड़ करने का मतलब क्या है कि उनको ऐसे ऐसे एजेंडे दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे। कोई जरूर, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अकेले बन जाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा ना, मेरे से कुछ नहीं होना है। मैं तो ये कर सकता हूँ कि ये है कि इसको विकल्प तैयार करूँ। मेरा सपना यही रहेगा। कोई बात नहीं, संपत सिंह तो हारे जीते, मैंने जब भी चुनाव लड़े हैं, देखिए वैसे तो मालिक की दया से मैं लगातार ही बनता रहा हूँ। चलो 80 में हार गया, उस टाइम मुझे कोई राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं था। उसके बाद जो है चलती रही मुहिम, ठीक चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आके जिस तरह के जिस तरह आपस में जिस तरह मुझे मैं तो चलो इनके साथ नया गया था, इनके जितने पुराने साथी थे टिपा दिए सारे के सारे। बीजेपी सपोर्ट किसने करी है आप यूँ बताओ? बीजेपी सपोर्ट इन्होंने करी है। एक एक आदमी को चुन चुन के भेज दिया, मतलब घर पे। अब चौबे भजनलाल ठीक है सीएम नहीं बने, लेकिन उसको आप रख तो सकते थे। ये चौबे बंशीलाल परिवार है, रख तो। अब कहते हैं नहीं किरण चौधरी जाने से क्या फर्क पड़ेगा, बात वहीं आएगी। जिन्होंने जो कुछ किया जिक्र तो उनका आएगा, माहौल तो बनता बनेगा। क्योंकि किरण चौधरी को क्या पल्ले है, पल्ले पर देख लिया। भिवानी में 6 सीटें, आप जाट की बात करते हो, जाट नोमिनेटेड है भिवानी, 6 में से 5 बीजेपी को दिलागी, वरना वहाँ बीजेपी का लेना देना ही नहीं था, 5 दिलागी। इसी तरह से जो मान लो जैसे धर्मवीर गया, तो उसका अपना एक सिस्टम है उसका। राव इंद्रजीत कितने पुराने थे, किस किस का नाम लो आपको, सारे में नाम पहले ले रखेंगे सारे के सारे। तो ये गए किसकी वजह से? तो जो आप जो है ना, जो अगर तो आप सॉरी टू इंटरप्ट, 1 मिनट रुकिए। आप हो और ये इतने सारे पॉलिटिकल लीडर चले गए, आप सारा तो मिलके एक आदमी नहीं मारे गए राजनीतिक तौर पर? एक आदमी किसको मारे? मारने तो बीजेपी को चले थे। राजनीतिक तौर पर एक आदमी नहीं मारे गए। नहीं, राजनीतिक तौर पर कोशिश तो ये, लेकिन देखो मारते देखो जिसके पास पावर होगी, 1 मिनट पावर होगी, वो अगर नहीं संभालना चाहता, केवल अपने तक सीमित रहना चाहता है, तो वो तो मारेगा। लेकिन मारने का ये भी देखना पड़ेगा ना कि रिजल्ट फिर क्या रहा मारने का। लोग ठगे गए हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, टिकट बांटने वाला को नहीं बिगड़ा, जिनके बन गए उनका नहीं बिगड़ा, कट गया उनका नहीं बिगड़ा, मर तो पब्लिक गई ना। सबसे बड़ा नुकसान तो पब्लिक का हुआ है। और पब्लिक अपने आप को ठगी महसूस कर रही है आज के दिन। आप चाहे किसी पूछ लो, जनता को जाए किसी गांव में पूछ लो, चाहे इंटरेस्ट ही नहीं है वो पॉलिटिक्स में, नहीं रहा छोड़ो यार। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन ये हालात पैदा किसने करे? बात तो ये आ रही ना, हालात पैदा किसने करे? तो इसलिए आपको एक विकल्प तो देना पड़ेगा। और संपत सिंह का पूरा प्रयास रहेगा, 100% प्रयास रहेगा। जितना मेरे में दम है वो सारा लगाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं कोई क्या नाम है आपका, दौड़ के अंदर जो है ना, मैं इतना लंबा तक दौड़ सकता हूँ, लेकिन जितना भी दौड़ा जाएगा दौड़ेंगे। पर सर मेरे को एक बात बताइए, आप गोपाल कांडा हैं और भी बहुत लोग हैं, वो कहते हैं कि INLD और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही है, उनकी मदद से तो वहाँ चुनाव जीतते हैं वो सिरसा में। अब देखो, अब आप बताइए। अब देखो मैं बताऊँ, लेकिन एक तो ये कहने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कहते हैं, लोग कहते होंगे, अब ये भी कहते हैं, उन्होंने भी तो कहा था, कांग्रेस नेताओं ने भी कहा था कि अगर सीधा चुनाव हो तो हम नहीं हारते, वोट का डिवीजन हो जाता है इसलिए हारते हैं। मैं फिर पूछता हूँ ये डिवीजन हुआ कहाँ? किसी टाइम बहुत बड़ा डिवीजन था, तब तो सरकार बना गया आप, और अब आप डिवीजन की बात कर रहे हैं। खैर कोई डिवीजन इस बार तो हुआ ही नहीं, मतलब ये सारे बहाने हैं। इस बार तो अपने को अपनी जय मिटाने के लिए, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए ये बातें चल रही है। देखो बाकी तो अब कई कह देते हैं जी कि पिछली बार फलाना ने बयान दे दिया, अब आप भी बयान दिला दो पार्टी से कि हम जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद फलांगे नहीं जाएंगे, उसके नहीं जाएंगे, इसके नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा भैया अभी तो आज के दिन तो सारे चीफ मिनिस्टर घोड़े पे चढ़ रहे हैं, क्यों कहेंगे दूसरे किसी को सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे? वो तो क्या होगा, क्या नहीं, मौका बताएगा। अब मान लो जैसे कांग्रेस माइनॉरिटी में आती है और इनके हिसाब से कोई सरकार बन जाए, मान लो 1 मिनट के लिए, वो आज पता लगेगा, वो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। तो हर आदमी पहले तो विकल्प बनने की कोशिश करेगा, और विकल्प आज के दिन किसका बनेगा? बीजेपी का बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो पावरफुल बीजेपी है और मोस्ट पावरफुल है आज के दिन, चाहे वो ऐसे हो वैसे हो, किसी तरीका से उन्होंने कोई तरीका अपना जो भी अपनाया है, मोस्ट पावरफुल है। तो इनके सामने लड़ने के लिए आपको बहुत ही मतलब कूटनीति से आपको चलना पड़ेगा। आपको रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिनसे इनसे छुटकारा दिया जा सके। अब मैं ये नहीं मानता कि वो आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा। खैर कोई एवरेस्ट जर्नी है,
लेकिन एवरेस्ट पे तो लोग चढ़ते हैं ना। ये भी हैरानी की बात है सर, 3 बार एक सरकार रह गई और उनके खिलाफ आप चुनाव जीतने की सोचने के प्रति भी ये है कि उनका एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं, लोग, आप मैं क्या, कहता हूँ हाँ, चढ़ना पड़ेगा, मैं सच्चाई कहता सर हूँ। एक लोग गलतफहमी में है, लोग गलतफहमी में है, मैं सच्चाई कहता हूँ कि उन्होंने फैलाव अपना इतना कर लिया है, जिस तरीके का डिसाइसिव पॉलिटिक्स उनकी चली है ना, तो वो उन्होंने एक तरीके का किस तरह का डिसाइड करते हैं ये, और किस तरह का डिवीजन करते हैं ये, आप वो देखो ना, उस चीज़ को आपको, उसकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज कह दूं कि बहुत आसान है एवरेस्ट चढ़ने वाली बात है, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ते हैं लोग ना। और मैं यूं ही कह दूं कि मैं घर बैठा बैठे 10 पीटने लग जाऊं, आजा दूसरा आजा, दोबारा आजा, जो पहलवान हार जाता है ना फिर बाद में 7 करता है, उससे नहीं भाई, तू जा प्रैक्टिस कर, घी दूध खा, अच्छा तैयारी कर, फिर क्या हो, उसी टाइम कर तुम्हारा, तो इस आने से क्या फायदा हुआ तेरा, अब तो तेरे ढोई टेक के थोड़ी देर वोट भी जाएगी तेरे। तो ये चीजें हैं, ये तो देखो जरूरी है, आपको कुछ करना तो आपको पड़ेगा। सर एक बात बताइए, आप वोट चोरी का मुद्दा इसलिए तो नहीं मान रहे क्योंकि उससे भूपेंद्र हुड्डा को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि अगर आप वोट चोरी का मुद्दा मानेंगे तो ये कहेंगे कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनी है, तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप कह रहे हो कि नहीं वोट चोरी नहीं हुई, ये हुड्डा ने हरवाया है, हुड्डा ने हरवाया है। मैं थोड़े कह रहा हूँ, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई सारे एरिया में थोड़े कहूँ, मुझे क्या पता। आप जो जर्नलिस्ट ने बताया, लोगों ने बताया, लोगों से पता लगा क्या क्या गेम खेले गए, क्या क्या नहीं हुए। अब ये सीधा और छोड़ दो आप सारा, एक उछाड़ने पर आप आ जाओ, कितनी बड़ी बात है, 60,000 वोट बीजेपी और कांग्रेस से अलग गए हैं। वो INLD तो नहीं लिए, वो जेजेपी तो नहीं लिए, 3 कैंडिडेट ने 60,000 वोट लिए अलग से। हारने वाला तो 34 से हारता है, और वो 60,000 वोट जा रहे हैं, वो चोरी है कि नहीं? वो वोट चोरी नहीं, उसे राजनीति कहते हैं सर, छीना चोरी है, वो राजनीति कहते हैं। वो राजनीति कहते उसको, है तो सही ना। अगर मान लो वो लोग थे कौन, थोड़ा सा हिस्ट्री बैक देखोगे तो वापस फिर वहीं आ जाएगी बात। तो घुमा थापी तो हमें मारते थे, थापी हमने ही मारी उनके, हम बहुत, तो हम कहाँ से कहाँ किस कैंडिडेट को ले आके कहाँ से किसको कहाँ उतार देते, क्या उतरते नहीं उतरते, लेकिन सारा अगर समीक्षा करेंगे तो वहीं आ रही है। आज इस चुनाव के तो हार का जुम्मार है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, वही परिवार है। बात यार इसको ही सोच के जो ना आगे चलना होगा कि हम जो है ना इनकी तरह से ना हो जाए हमारे साथ भी, हमें जो है ना बड़ा सावधान रह के और बड़ी तैयारी करनी है। मैं खुद कह रहा हूँ बार बार, आपका जो एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इसको इतना अजीब नहीं मान रहा, मैं खुद कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, मैं पहले ही कह दिया आपको, कांटों का है रास्ता, ये भरा हुआ है, आप मेहनत करें। हाँ गलतफहमी हो जाए तो संपत को भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या है फलाना क्या है, किसी को भी हो सकती लेकिन हमने ऐसा, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं ऐसा, मैं तो कभी इस तरह की, मैं ना तो ऐसी पोजीशन में कभी पहुंचा कि मैं ही उड़ा दूं और मैं ही ले आऊं, मैं ही कर दूं घर को। मैं तो जो कुछ हुआ है मेहनत करते रहा हूँ घर को। मैंने तो विपक्ष का नेता रहते हुए चीफ मिनिस्टर के सामने ऐसे ऐसे बोला हूँ कि बाद में मेरे पर रेड डाले गए, इसी कोठे पर रेड डाले गए, और CM ने शाम को बयान दिया कि संपत्ति के मकान पर 100 करोड़ के कागज मिले हैं। ओह माय गॉड, इतने पैसे चौधरी बद्रीनाथ जी ने। यस, मैं विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाता हूँ 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को लाता हूँ। हम लाते क्यों थे, मैं अपोजिशन लीडर था, 24 साल को लपेटते थे, क्योंकि 16 तो हम थे, 18 चाहिए, तो इसलिए वो भी साथ उनको वोट करना पड़ता था, उसको रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए, सिर्फ मूव के लिए होता था, वो मूव हो जाता था। उसके बाद मकसद ये था, हमें पता है कि सरकार तो नहीं गिरा सकते, लेकिन कहते हैं मोशन क्यों लाते हैं, लाते इसलिए कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, हर डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, हर इशू पर कर सकते हैं, वरना तो एक इशू पर बात करने देगी सरकार, करने नहीं देगी। ये बिल आया तो इसी पर बोलो और ना बोलो, ये एक तरीका होता है, टैक्टिस होती है। मैंने उस दिन जबरदस्ती खिंचाई करी तो उन्होंने कह भी दिया था कि तेरी तो मैं लड़क काट दूंगा, तेरे को तो देखूंगा। 2 आदमियों ने कहा था मुझे, और इन्होंने लड़क का फिर पूरा प्रयास किया अपना। 9 जनवरी को, जस्ट 25 के बाद 9 जनवरी को मेरी वाइफ बच्चों को लेकर जा रही थी अजमेर छोड़ने के लिए, छुट्टियां थी उन दिनों, सर्दियों में छुट्टी होती है जैसे, सुबह 7 बजे की बात है, गौरव और सौरभ दोनों मेव पढ़ते थे, तो यहाँ सुबह 7 बजे पुलिस आ गई, मैं था रोहतक मीटिंग में गया था, यहाँ भी 29 प्लेसेस पर, यू वोंट बिलीव, 29 जगह, क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा था तो DSP से नीचे जा नहीं सकते थे। मधुबन से DSP इकट्ठे करके मेरे जो भी रिश्तेदार थे या मित्र दोस्त थे, आपके पास बैठना था, आपके भी, हाँ एक जर्नलिस्ट भी उसमें आ गए थे,
वो आजकल तो चलो इन्हीं पे पूरा निकालते हैं काफ़ी सालों से, मिस्टर ऋषि सैनी, वो भी उसके क्योंकि उसके मेरे घर पे जो टेलीफोन थे ना मेले वाले, वहाँ शिफ्ट किए हुए थे, तो मुझे जरूरत नहीं थी, 2 टेलीफोन थे, एक टेलीफोन उनको दे रखा था, वो न्यूज़पेपर निकालते थे वहाँ, उनको दे दिया था एक, ठीक है, अपना बिल वही भरते थे। उसका वो आ गया, उसके भी घर, उसके बहन वही डॉक्टर थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थे, उनके घर, जहाँ शहर में हम कहीं चाय पीने जाया करते, बैठा करते किसी के, तो उसके घर इतने डाले। अल्टीमेटली उस टाइम मैंने कहा था कि मेरा हाउस के सिवाय कोई भी चीज़ मेरी हो ना, तो चाहे भजनाल जी और जो कंप्लेंट करने वाले कौन थे, चौड़ा साहब के छोटे भाई प्रताप सिंह, उसको यूज किया उन्होंने। चलो जैसे था वो बात होगी, मतलब कहने का कि वो कह दी, मैंने कहा भाई मेरा मकान है ये तो मैं दूँ नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा जितनी भी है आपकी, और यही अल्टीमेटली मकान का ही चलान किया गया। अच्छा। और तो ठीक है, मैं राजनीति में आया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ सीखा है। मैंने बाकायदा उसकी वैल्यूएशन कराई हुई थी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, सब कुछ था, सब लोग आए, बयान दिए, लंबा चला, लेकिन बहुत होता। 93 से लेकर 2002 में जाके निपटा था यहाँ, और फिर वहाँ हाईकोर्ट में डाल दिया उसने, वहाँ 2008 में निपटा। अब देखो आदमी 15 साल तक भुगता है। ये तो राजनीति में होता रहता है सर। नहीं है ऐसा, आपको किसी को नहीं मिलेगा। मैंने जिस दिन रेट पड़ा उससे लेकर बाद में जब तक चालान पेश है, मैंने जमानत नहीं कराई। अच्छा। आज नहीं मिलेगा आपको कोई आदमी केस दर्ज और जमानत ना कराए। ये संपत सिंह भी था, मेरे तो बहुत मिसाल पैदा की हुई यार, बस उस टाइम अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ थे नहीं। मैं तो मैं इतना बार बार मुझे अरेस्ट करेंगे, करो भाई, करो, कौन रोकता है कर कोई। तो इसलिए मैं तो कोई इतना आसानी से राजनीति में नहीं आ पाया था मैं तो। और फिर वो लेट इसलिए करते हैं जानबूझ के कि उसमें लटका रहे इसके प्रत्यक्ष लटका रहे। तो सर उसमें प्रेजेंट टाइम अब वो चीजें पुरानी बातें हैं ना, वो वापिस याद करता हूँ तो जोश भर देती है एकदम। नहीं होना चाहिए। मैं प्रेजेंट टाइम में बहुत लड़े हम तो, बहुत लड़े हैं। सर भारतीय जनता पार्टी से अगर सभी नफरत करते हैं हरियाणा में, कोई उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करता, तो वो जीत के कैसे आ रहे हैं, वो इतने वोट लेके कैसे आ रहे हैं? भाई ये फिर क्यों कहूँ मैं, क्या कौन कह रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं, मेरे को बताओ तो सही। आ रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, आ रहे हैं। इस बार नहीं आना था, मैं तो खुद कह रहा हूं। आगे की बताओ अब। मैं, आप तो इसके पूछ रहे क्यों लेके आ रहे हैं, आगे की बात करो तो अलग है। क्यों लेके आ रहे हैं, तो फिर वापिस वहां आना पड़ता है वापिस। चलो और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, और नहीं, और पीछे चले जाएंगे तो देखो मैं बता दूंगा आपको। 19 का था, अब क्यों मेरे याद कराते हो। 19 में 10 के 10 लोकसभा सीट हम हार गए, लेकिन हमने ये सोचा सिर्फ हम तो रोहतक आ रहे हैं। आपको याद होगा 2019 के बाद 2020 में राज्यसभा चुनाव आया था, कहाँ गई पार्टी, नेशनल पार्टी थी। आपको SC BC जैसे बार बार राहुल जी करते हैं, जिक्र करते हैं, तो आप उनकी बातों पर तो चलते तो नहीं, गौर तो नहीं करते। अब मैं क्या बताऊँ वोट चोरी के बारे में, जब वो बात उनकी वो ही नहीं मान रहे। उन्होंने SC BC कर रहे हैं पहले दिन से, लेकिन कहाँ SC BC को आपने देखा। वो टाइम आया था जो आप किसी को भी राज्यसभा मेंबर बना सकते थे, बनाया किसी SC BC को, या कोई जाट फैमिली में किसी और को बनाया, अपने बेटे को बनाया। आप पोजीशन लीडर हो, देखिए आपको तो मिल गया, लीडर हो आप, ठीक है, मान लिया लोगों ने, पार्टी ने मान लिया आपको। अब आप आगे तो बढ़ाओ ना, SC में जाओ, BC में जाओ, कोई ब्राह्मण में जाओ, कोई बंगाली में जाओ, आप कोई पंजाबी में जाओ, कोई राजपूत में जाओ, जो कम्युनिटीज आपसे अलग हो रही है उनको धीरे धीरे आप उनको जोड़ो ना कि उनको अलग करो आप करके। ये तो इस तरह देखो, हमने तो हमारी हिस्ट्री है जिसकी वजह से हम, वो मेरा जो मैंने लिखा है ना हाईकमांड को ना, तो वो उनके कांग्रेस पार्टी कमांड के लिए एक स्टडी का इशू होना चाहिए। नहीं, हरियाणा तो है स्टडी का इशू। हाँ, वो स्टडी का, मैं यही कह रहा हूँ, हरियाणा वो स्टडी का इशू है, एक टेस्ट मॉडल है हरियाणा। टेस्ट मॉडल हरियाणा जो मैंने बनाया लिखा है, मैंने कोई यूं ही नहीं लिखा कर, कोई बहुत दुखी होके और करके सारा लिखा था वो। लेकिन अब मेरा यही है, मैं तो बात ये कर रहा हूँ बाद में, कि हमारा टारगेट तो ये रहेगा कि बीजेपी का विकल्प कैसे बने। आप कैसे बनोगे बीजेपी का विकल्प? आपके पास कोई आए हैं, अभी आए, बनेंगे, ये नए हैं, बनेंगे, मेहनत कर रहे हैं। अब मीटिंगें तो शुरू कर ही दी है। कल मेरी यहाँ हिसार में रखी हुई है, मीटिंग रखी हुई है, और मेरे जो PA यहाँ लग रहे हैं टेलीफोन करने के लिए लोगों को, तो करेंगे और उनको आगे पाठ पढ़ाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे तो ये रहेगा कि इस पार्टी को मजबूत हम कैसे करें। नंबर 1 तो जो लोग, बहुत लोग बाद में जैसे छोड़ के गए हैं, बहुत बड़ा मतलब संगठन था लोग दल का,
उसके बाद देखो जो डिवीजन हुआ है घर में, उसके बारे में मैं ना तो करना चाहता, ना मैं करूँगा कुछ। आप लेट इट बी। नहीं, मैं नहीं करता उसमें। हाँ, करना भी मैं नहीं सिर्फ ये चाहिए। देखता हूँ कि मैंने तो एक INLD देखी थी हम्म, और INLD में मैं आया हूँ, हम्म, तो इसलिए INLD के लिए मैं जो है ना मैं काम करूँगा। और पहला मेरा यही रहेगा किस तरीके से जो लोग हमसे अलग हो गए थे, हम्म, हमसा मेरा मतलब INLD से अब हो गए थे अलग से, उनको कैसे जोड़ा जाए हम्म, और उनको जोड़ के उनसे फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे कहते हैं ना, वो जैसे बीजेपी करते हैं विस्तारक, हम भी आगे विस्तार की करें कि उनसे कुछ सीखे सही ना। हाँ हाँ, ठीक उनके बात है। टैक्टिक्स के साथ उनकी टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी आपको। हम्म, आपको भी विस्तारक बनाने पड़ेंगे, लोगों को करना पड़ेगा, आपको विस्तार करना पड़ेगा। इस तरह से विस्तार करके और हम लोगों को मजबूत करेंगे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि लोग विकल्प मानेंगे, क्योंकि जो विकल्प आप कह रहे थे उससे लोग निराश हो लिए, इसलिए उस विकल्प को छोड़ दिया लोगों ने। ऑलरेडी निराश हो गए उनको। तो जब एक उनका, मैं कहता हूँ राजनीतिक लोगों का एक किस्म का नरसंहार सा हो लिया, तो अब लोग कोई तो चाहिए उनको, तो चाहिए। तो हम तो जो है ना, मैं तो दिन रात मेरी कोशिश रहेगी मैं विकल्प बनाऊँ। अब लीडरलेस सोसाइटी हो चुका है हरियाणा। नहीं, लीडरलेस तो स्वाभाविक है जी, आज के दिन तो यही हुआ, कर दिया सबको, जो सारे के सारे जो है ना बंटाधार हो गए। मैं तो कहता हूँ आलोक दल हुआ तो परिवार के अंदर गड़बड़ हुई तो हो गया, वहाँ उसके राजनीतिक गड़बड़ हुई तो वो भी हो गई, नुकसान तो हुआ है। आप ये कमाल की चीज देखो सर, देखो मैं यही कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पता लीडर कौन है। कौन है नहीं है, INLD का कोई वैसा ही है, ऐसा है ना, उनके पास है सिस्टम। कांग्रेस का भी नहीं पता। देखो देखो पूरे देखो हरियाणा में लीडर कंसिस्टेंटली कौन उनका है? ये सोचा ना, कंसिस्टेंटली कब से कर लग रहे हो, वो बेचारे 2 सीट से लगे थे, करके करते करते पहुंच गए। यहाँ लोकदल के सारे से आते थे पहले, लोकदल के सारे बिना नहीं सीट आती थी उनकी कोई भी, तो उसी के हिसाब से करते करते अपना जो है वर्क करते रहे। मैं तो कहता हूँ इंटेलिजेंट कैसे काम किया, मैं बताता हूँ। मुझे पता लगा जब ये दैनिक ट्रिब्यून का उद्घाटन करने लाल कृष्ण जी अडवाणी आए थे, IB मिनिस्ट्री थी उनके पास में। फिर मैंने धीरे धीरे स्टडी किया, मैंने कहा एक IB और एक एजुकेशन और फॉरेन, ये 3 मिनिस्ट्रियाँ अगर कोई पार्टनरशिप में कहीं भी आएगी, बीजेपी आएगी तो अपने पास रखेगी, अपना विस्तार करने के लिए ये रखेगी, और सबसे बड़े विस्तार के साधन यही है। ये भी है। तो मैंने उस टाइम स्टडी किया, तो क्योंकि जनता पार्टी थी वो, लेकिन ये तो जनसंघ आईडी थे ना, तो आईडी थे तो इनको ध्यान कहाँ था, उन्हीं मिनिस्ट्रियों पर ध्यान था, तो वही मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने ली थी। ये भी तो इन मिनिस्ट्रियों से समाज में परिवर्तन ला सकते हो आप। ये भी सर, आपको लगता है तो कि मेरा तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं सर आपको कोई लीडर आज के दिन मतलब जो है, मतलब आज क्या, तो बहुत चले गए बहुत चुका, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ना रहा हो। अच्छा सर, आपको लगता है इन सभी पार्टियों से अलग भी कोई लीडर आ सकता है उभर के, क्योंकि सबने देख अभी लिया, देखो लोग बाहरी तक हो फ्यूचर रहे के हैं। देखो ऐसा सामान साहब, मैं आगे का नहीं कह सकता फ्यूचर में क्या होगा क्या हो सकता है, आज के दिन नहीं दिख रहा ऐसा कोई। कई जगह लोगों ने कुछ प्रयास करे हैं, अब देखते हैं बिहार में क्या होता है। जैसे वहाँ PK प्रयास किया है उसने, काफ़ी टाइम से किया है, लेकिन अब आज हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, अब ना तो उसको हम ये कर सकते, टाल सकते, कुछ नहीं होगा ना, यूँ कहते सब कुछ करेगा, जो आएगा वो पता लग जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है करके। ऐसे बहुत जगह हुए हैं, प्रयास हुए हैं, कई कामयाब हो गए, कई नहीं कामयाब हुए। सर दूसरा साउथ में जैसे हुआ ना, धीरे धीरे रीजनल पार्टियाँ आई और वो विकल्प बन गए। हाँ बिल्कुल। और ये भी कह रहा हूँ, आज बता दूँ आपको, पार्लियामेंट के अंदर लोग कहते हैं डिलिमिटेशन नहीं होगा, मैं कहता हूँ होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सीट जो है ना वहाँ तो रह जाएगी वही, और यहाँ इधर जो है ना खूब बढ़ेगी, थोक में बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी। तो बीजेपी क्या छोड़ दी उस बात को। वो मैं यही कहता हूँ, जो इनका साथ, बहुत सीरियस जो इसका साथीपना है इसके लड़ना पड़ेगा। ये हरियाणा कहना चाहता हूँ मैं, अब इनके सीटें कहाँ बढ़ेगी, फरीदाबाद में बढ़ेगी, गुड़गांव में बढ़ाएंगे लोग, और बड़े बड़े शहरों के अंदर ये बढ़ाएंगे, और शहर का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, साथ में गांव को जोड़ देंगे कुछ को, ताकि इन्फ्लुएंस उनका ही रहे। मेवात तक भी ये लोग जाएंगे, जा चुके। आपका जो पुराना है उसको नहीं छेड़ पाएंगे, चलो कॉर्नर पर आ गया, अलग आ गया, लेकिन नू तो और ये जो अथीन है यहाँ जाएंगे, इस एरिया को इधर उधर करेंगे, डिवीजन करेंगे इसका, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे ये। और ये इन जब भी कह रहा हूँ ना कि बहुत मतलब जो है ना, इन लोगों के साथ लड़ना कोई आसान नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, आज यूँ समझते हैं ना, कोई आदमी सोचता हो आसान होगा कोई, इसीलिए तो कहता हूँ भाई, लोग यही तो कहते थे, रिजल्ट आते ही, इस बार जो रिजल्ट आया ना, आते कहते तीसरी बार फिर आएगी, बोलो क्या करोगे लोगों का। उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। ठीक बात, उनका अपना एक्सपीरियंस है। हम तो किसी न किसी कलर से
चश्मे से बंधे होते हैं, लेकिन वो तो नहीं बंधे हुए ना। ये भी है सर। हरियाणा की राजनीति जाति से काफी टाइम हो गया, अब थक तो नहीं है? ब्रेक लें बीच में, पानी वानी पीना या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ? हरियाणा की राजनीति जातिगत आधार से उठकर मुद्दों की राजनीति कब बनेगी? यहाँ मुद्दों की बातें होना कब स्टार्ट होंगी? क्या ये लग रहा है देखिए आपको? देखिए होएंगी कभी? नहीं होगा, जरूर होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, एज इंडिविजुअल मैंने हमेशा जो है ना मुद्दम की, और मुद्दम जिस भी मुद्दा उठाया ना, डीप गया हूँ, और वो मुद्दे अब सामने आने लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ का उठाया था, एजुकेशन का, कि यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर कोई, हर आदमी तो बड़ाई करता है, हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, इतनी बना दी। मैंने कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया। 22 यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज है हरियाणा में, गवर्नमेंट की, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। 23 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उनका हाल क्या है? आधी यूनिवर्सिटियों में तनख्वाह नहीं मिल रही उनके अंदर। आप फैकल्टी देखेंगे तो यूनिवर्सिटी तो फैकल्टी से बनती है ना, फैकल्टी नहीं है, खाली पड़ी है। और उन्होंने क्या किया, जैसे संविधान ने तो छुआछूत खत्म कर दिया, इन्होंने छुआछूत पैदा कर दिया। नंबर 1 रेगुलर स्टाफ, नंबर 2 एडहॉक स्टाफ, नंबर 3 पार्ट टाइम स्टाफ, नंबर 4 HKRN स्टाफ। अब बताओ क्या करोगे आप? इस तरह करके कर दिया। मतलब वहीं प्रोफेसर बैठे हैं, एक को 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, एक को 57,000 मिल रहा है। जो हाँ, एक एक्सटेंशन शब्द और आ गया, एक्सटेंशन लेक्चरर, एक्सटेंशन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आ गया। फिर उसके बाद जो है ना आपका ये पार्ट टाइम वाले आ गए, फिर उसके बाद HKRN के आपके आ गए। ये कह देते हैं कि 1,25,000 जो है नौकरियाँ HKRN के थ्रू दे रखी है। HKRN मीन्स आप सारे यूथ का जो आपका टैलेंट है, जो भी है, उसका एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब उससे फालतू को एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती। ये मुद्दा मैंने वहाँ उठाया। फिर क्या होता, लोग सारे क्या है कि आनंद की राजनीति करते हैं, या 4 बात शब्द आपने अखबार में छाप दिया ना कहीं, उसी को पकड़ लेंगे, अपना रिसर्च वर्क नहीं करते। किसी अखबार ने कभी नहीं छापा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज की ग्रांट बंद कर दी, और किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं उठाया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले मैंने उठाया, चंडीगढ़ जाके उठाया, मैंने उठाया। और जिस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त लेना, तो हमारे प्रधान जी ने तो कह दिया कि ठीक है। उसके बाद वहाँ टेलीफोन आने लग गए, ये चुनाव की इमीडिएट बात की बातें हैं, कहने लगे कि प्रोफेसर साहब कह दियो थोड़ा सा फलाने के खिलाफ ना बोले। मैंने कहा, अरे एक मैं मुद्दा लेके आ रहा हूँ, मैं 24 घंटे राजनीति थोड़ा ही करता हूँ घर को। तब मैंने बताया, डेट तक बताई, सारी बताई। और फिर बाद में जब बयान आ गया सरकार का कि ये तो परपेचुअल लोन है, ग्रांट के बजाय लोन देना शुरू कर दिया। परपेचुअल लोन है कि आपके टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन है तो लोन ना, लोन इज लोन। हेड बता दिया। मैंने कहा, जो हेड जो है आपका, ये तो है ग्रांट का हेड है, और ये आपका लोन का हेड, आप लोन के हेड से देने लग रहे हो। और वो भी क्या है कि वो लोन भी जो है ना, वो ग्रांट का जो देते थे उसका कोई आधा ही नहीं है। और यूनिवर्सिटीज आपके जब इतनी होगी, 23 में बांट दिया आपने, कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हर जिले के अंदर, कहाँ है फैकल्टी? रोहतक की फैकल्टी खत्म हो गई आपकी मेडिकल कॉलेज की, कितना पुराना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी है वहाँ, वो खत्म हो गई। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आज ये बिल्डिंगें बनाने की बात बन जाएगी? कल्पना चावला है, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनी है, कहाँ है? अब हिसार आपका हॉस्पिटल है, एक छोटी सी CR मशीन कोई होती है ऑपरेशन के टाइम, जो आपके ऑर्थोपेडिक्स का आप करोगे, तो वो मशीन नहीं है इनके पास, ख़राब पड़ी है तो सही, 3 साल से, जस्ट इमेजिन। और इन्होंने कह दिया कि ये जो है ना, ये आयुष्मान और फलाने लिखड़े, इनके लिए गोड्डे का इलाज नहीं होगा, कुल्ले का इलाज नहीं होगा, फलाने टुट्टे का इलाज नहीं होगा। नहीं होगा तो करेगा कौन माँ? उसके बिना ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। वो कोई मैग्नीफाइड पिक्चर देता है, आप देखते हो तो आगे वो C शेप की आती है, इसलिए वो C नाम रखा उसका। लास्ट का R भी है, बीच में कोई और शब्द मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा टेक्निकली। लेकिन मतलब कहने का कि आप इस तरह से लोगों को मार रहे हो। आपका एक तरफ तो आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वही BA शुरू कर दी, BSc शुरू कर दी, और कॉलेजों में वही है। आज कॉलेजों में आधे से कम एडमिशन है। कहाँ जा रहा है एजुकेशन? स्कूल आपके बंद होते जा रहे हैं। जिस सेक्टर में सांगवान साहब प्राइवेट सेक्टर राइज करेगा, उसका मतलब है कि सरकारी सेक्टर आपका बैठ गया। वो अल्टरनेटिव बनने की कोशिश करेगा, वो तो आएगा और आ चुका है। आज मेरे अकेले हिसार के अंदर है जितने हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट है, अंदाजे लगा सकते हैं कितने कितने हॉस्पिटल्स हैं, और सरकार के अंदर बुरा हाल हो रहा है। तो इस तरह एजुकेशन और हेल्थ को जिस तरीके से ये मार रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ ये इशू है। और ये इस इशू को जितना मेरे से हो सके मैं रेज करूँगा।
ताकि लोगों के अंदर अगर आप एजुकेशन और हेल्थ आपके बंद होगी तो क्या बनेगा आपका क्या कोई। आज ही वो आ रही है न्यूज़ आ रही है वो मैंने, हाँ मैं जो एमएलए था सरकार में एमएलए 2009 में, मैंने ये हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के और ख़ास करके जो फॉरेंसिक लैब के जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने कॉलिंग टेंशन मोशन डालता था, वरना सरकार का एमएलए नहीं डालता। और कुछ जर्नलिस्ट लिखते थे कि संपत सिंह अपोजिशन का काम कर रहा है। मैं अपोजिशन नहीं काम कर रहा था, मैं एक एमएलए जुम्मार एमएलए का काम कर रहा था, एक चलो एक्सपीरियंस के नाते कर रहा था। सारी चीज़ें मैं उस टाइम जो है ना डालता था। एक बार तो मुझे उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया कि जी आगे हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर को डालेगा तो हम आप वाला जो कॉलिंग टेंशन मोशन डाल रहा ना यही लिख देंगे जवाब के अंदर करके, क्योंकि वो दैट वाज सजेस्टिव। मैंने कहा यही नहीं था मैं कोई पॉइंट रेज कर रहा हूँ, उसके साथ सजेशन भी कर रहा था। इवन कोई सोच सकता है कि ड्राइवर की बात उठाएगा कोई, मैंने उठाई। और यहाँ के एक डॉक्टर हमारे रिटायर्ड हैं, अब तो डायरेक्टर रिटायर हो गए, सीएमओ रिटायर यहीं थे साथ थे, उन्होंने कहा सर ये स्लीप एपनिया आप कहाँ से लाए। मैंने कहा मार रहा है बेचारे ड्राइवरों को, एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, इनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। कर कुछ तो शुद्ध कर लो, कोई तो आदमी करेगा, शुद्ध करेगा। ऐसे इश्यूज हैं जिनकी तरफ कोई जाता ही नहीं। जब तक कोई अखबारों को चीज़ नहीं आएगा आप नहीं जाओगे, आप अपनी तरफ से नहीं खोज कर रहे कोई। तो मैं तो देखो लोगों के साथ इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूँ, हर किस्म के आदमी के साथ, और वहाँ इश्यूज आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। सर इसमें इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि 50s के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू चाइना गए थे और उन्होंने वो माओ से मिले। माओ से मिलने के बाद उन्होंने माओ को सजेस्ट किया कि आप एटम बम बनाइए। तो माओ ने रिप्लाई किया कि वी डोंट नीड एटम बम राइट नाउ। एक चाइनीज इंसान को एक हेल्दी बॉडी और एक एजुकेटेड माइंड चाहिए, बिल्कुल सही ये बात। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। उन्होंने वो किया। आज वो कहाँ है? हरियाणा में पर कैपिटा इनकम जिसकी सबसे हाईएस्ट होती थी, जिसका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा था, हरियाणा वो स्टेट जहाँ जो कैपिटल से बिल्कुल क्लोज है और यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, वहां पर आप हेल्थ और एजुकेशन को इस तरीके से विफल बना रहे हो। इसके पीछे आप क्या सोच लगती है? पीछे और जो प्राइवेट सर एक सेकंड प्राइवेट सेक्टर है इसके पीछे। और ये दूसरी चीज कि ये तो सबसे बड़ी विडंबना है, और 21st सेंचुरी में कोई सोच नहीं सकता कि आप ग्रांट यूनिवर्सिटी की बंद कर दो और बच्चों को बोलो लोन आपको उपलब्ध करवा देंगे और आप लोन से पढ़ो। अरे तुम आ क्यों रहे हो? फिर सरकार किस चीज की है? यही मैं कह रहा हूँ, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लेकिन सामान साहब मतलब मोस्ट अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे निराशा हुई कि उसके बाद इमीडिएट सेशन था, किसी ने इस बात को नहीं उठाया, सारे इसे चुन के भेज रखे उड़े। तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना, 40 दिन चलती है आपकी असेंबली, 40 दिन भी नहीं चलती। सरकार तो करेगी, लेकिन कम से कम आप वहां बैठे हो ना, आपको करना तो होगा ना। उन्होंने बेराय को नहीं कि मैं बेराय कौन, फिर ये मेरे से ले ले। मैंने इवन बजट का, एक मिनट, बजट का भी जो मैंने स्टडी करके, अब तो इन्होंने वो मेरा सारा सिस्टम उड़ा दिया, इन्होंने वो लिंक ही खत्म कर दिया, बदल दिया इन्होंने, वो पासवर्ड ही बदल दिए, सारे बदल दिए, वरना मुझे रोज का पता लग जाता कितना खर्चा हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होता है, किस स्कीम में कितना होता है। उस पर मैंने सारा बता दिया था, कितनी स्कीमें, 215 स्कीमें, जिसको आइडल स्कीम प्रचार किया था, सबसे ज्यादा दिया था PM आवास योजना। एक नया पैसा रूरल का और अर्बन का दोनों में खर्च नहीं किया गया था। बजट आपका पेश करे कल, आज मैंने बयान दिया था, आज का देखे, लेटेस्ट देखे दिया था, 215 हेड दिए थे और सारे पब्लिक से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन अगले दिन कोई जिक्र को नहीं। फिर वो उन्होंने क्या किया, वहां से जो है ना अपना वेबसाइट से अपना बजट हटा दिया। मैंने शोर मचाया क्यों हटा दिया, कहने लगे जी अभी तो बजट पास नहीं हुआ। अरे भले आदमियों, पास की कौन कहता है, तुमने जो एस्टिमेट दिए हैं ना, एस्टिमेट दिए वही, उसी पर चर्चा चल रही है और वही एस्टिमेट बजट के अंदर है, क्यों आप उसको दबा रहे हो। नहीं दिया, लेकिन विधानसभा में किसी ने कहा। फिर मैंने ये कहा, बाद में मैंने देखा कि यहाँ की वेबसाइट के बजाय नेवा पर चले गए, नेशनल है, नेशनल ई विधानसभा, नेशनल ई विधान पर डाल दिया था। मैंने वहां से पकड़ लिया, बाद में इन्होंने ई विधान से हटा दिया। बताओ, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने देते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। तो सर इंटरेस्टिंग बात इसमें एक और है। मैं अभी किसी से मैंने इंटरव्यू में पूछा भी, किसी MLA से, हरियाणा की असेंबली जो है वो 40 दिन चलती है एक साल में, और स्टेट नहीं 40 तो अभी सुनो तो पहले बात तो सुनो मेरी। 40 दिन चलती है और उसमें बीच में जो छुट्टी होती है ना उनकी, सैटरडे संडे या कोई फेस्टिवल होता है, वो भी वो काउंट कर लेते हैं, और कई बार कुछ हार्स के लिए असेंबली चलती है। तो जिस स्टेट की असेंबली 30 या 25 दिन चलती हो प्रोडक्टिव वे में, और प्रोडक्टिव में तो सिर्फ 15 या 20 दिन चलती हो,
आप वहाँ के एमएलए से, वहाँ की सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई डेवलपमेंटल काम करेंगे? मुश्किल है, आप मुश्किल है। आपका क्या मैं ओपिनियन है देखिए, मैं इसके? बता रहा हूँ आपको, हाँ। ये क्या हो रहा है कि हम्म। इस बात को तो मैंने कई बार उठाया, रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये आज की नहीं चल रही। आज को क्या करेंगे कि पिछले रेजिम के साथ कंपेयर कर देंगे। भाई ठीक है यार, वो नहीं चलती थी यहाँ, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा बना हुआ था, कर रखा पिछले था। गधे थे तो लेकिन तभी तो अब लेके आए यही नए। तो लेके आपको आए हैं, हाँ। लेकिन नहीं कोई मान रहा इस बात को। पिछले दिनों ये हो रहा था, मानता हूँ, मैं कहता हूँ कभी नहीं चला। हाँ। मैं आपको इस पर बता दूं आपको हाँ। उनको बोलो थोड़ा आवाज कम करेंगे। हाँ। नहीं, वो ऐसा है ना, जैसे कि आपका, जैसे आप एमएलए बन गए, हाँ। कि आपका काम क्या है, मुद्दों को उठाना। नहीं, उसका काम क्या है, उसके और मैं बता रहा हूँ आपको, सेमिनार हुए हैं इन्हीं मुद्दों पर। कहाँ हुए हैं? IIM बेंगलोर, ISB हैदराबाद, IIPA दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस एंड पॉलिसी दिल्ली, यहाँ हुए हैं। और एमएलए को फ्रीम बुलाया गया है, ठहरने का फ्रीम किया गया है, हवाई जहाज फेयर दिया गया है। और जाते कितने थे? कभी 13, कभी 32, कभी 34, 32 ऊपर कभी नहीं गए। ऑल इंडिया के। ये भगवान। एक NGO आया था आगे, PRS लेजिस्लेटिव, उन्होंने चलाया था। और वो सारे क्या थे कि या तो ब्यूरोक्रेसी बीच में छोड़ के आगे थे वो लोग, सर्विस छोड़ के आगे थे, या उन्होंने जो है ना ज्वाइन ही नहीं की थी। ऐसे लोग थे, इतने इंटेलिजेंट लोग। और IIM मतलब आपका बेंगलोर में हो रहा है। हाँ, तो मैं हर में गया हूँ, 8 हुए थे सेशन, जो एमएलए था, जो आठों में गया हूँ। और मुझे ये कहना पड़ता है कि एक बार बत्रा जी मेरे साथ गए थे, और एक बार मेरे ख्याल में एक मास्टर जी थे, वो गए थे। कुछ जाता ही नहीं था वहाँ। जाए सीखो, वहाँ वो इतने बड़े बड़े प्रोफेसर जा रहे थे। कई लोग कहते टाइम ही कहते हैं, मतलब टाइम नहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट पर पूरा दिन का लेक्चर आए करें। उन्होंने बाकायदा दिखाया सारा, हाउ टू मैनेज, कि ये चीज़ कितनी कोई अर्जेंट चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट आ गई, पहले कौन सी पकड़ोगे? अर्जेंट पकड़ोगे आपका। फिर इसने अलग अलग यूँ कर करके उन्होंने डिवाइड किया सारा। और मैनेजमेंट सिखाया। मैंने कहा जाओ सीखने के लिए। संपत सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद भी, रह के बाद भी, और जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अंदर, बजट मेकिंग था उस टाइम इशू। संपत सिंह जा रहा है और नहीं जा रहे। और संपत सिंह आज भी कहता हूँ, रिकॉर्ड कहता हूँ कि 50% मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, जब मैं वहाँ गया तो पता लगा मुझे। एज फाइनेंस रहने के बाद में भी मुझे 50% तक चीज़ें मेरे समझ में नहीं थी, जो समझ में वहाँ आई मेरे। क्यों? वहाँ लोग वाकई में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग थे। हम तो यहाँ किस सीखते थे? किसी सुपरडेंट से सीख लिया, क्लर्क से सीख लिया, से ले लिया, वो सेक्रेटरी से ले लिया, फलान ले लिया। सेक्रेटरी भी क्या है, आज कोई है, परसों कोई है, अगले दिन कोई आ जाए, उसको भी नहीं पता होता। लर्निंग तो प्रोसेस लर्निंग पसंद नहीं करते हैं, दिक्कत तो ये आ रही है। अब यहाँ रखवा दिया, एक बार इन्होंने रखवाया था कोई असेंबली, मेरे ख्याल एक बाबा लेके आए थे मुनि। कोई ऐसे लेके बताओ मतलब ये सेशन आपको बाकायदा कुछ चलाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। ये सरकार वाले मेरा जूत मारेंगे आज, कुछ ज्यादा ही बोल दिया अपन ने। और पहले जो है ना, वो मारे तो कोई बात नहीं, आप जूत मारना तो आप डरो ना, मैं और मारे तो मार देंगे। यही है ना, कुछ करके तुम जाएंगे, हमें मान लो गोले ही मार देंगे तो करके तो जाएंगे ना, कोई बात नहीं। चलो जोत मारेंगे तो एक और बढ़िया सवाल। और हाँ क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा के सारे सरकारी संस्थान सड़ चुके हैं? सड़ गए? लगता नहीं है, सड़ गए। बिल्कुल, मैंने यही तो एग्जाम्पल दिया था पहले बार, ये पानी वाला मामला में। अगर इतना आपके पास, इतना चीजें पड़ी आपके पास में, आप उनका यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब आप क्यों रो रहे हैं MLA MP बार बार मिनिस्टर से? हमारी चलती नहीं, तुम चलाते भी नहीं भैया। चीफ मिनिस्टर अब आप देखोगे ना, कह रहे मेरी नहीं चलती। हाँ, मेरी नहीं चलती, तो भैया फिर अब हद हो गई भाई। इसका कारण है, इसका क्या है कि और कामों में लगे रहते हैं। ये जो ज़्यादा डेडिकेटेड है ना, वो तो वही बात आ गई, अपने विस्तारक में लगे रहते हैं, विस्तारण में। कोई भी चीज़ हो, एक तो इवेंट रचते रहेंगे। कोई मुलाजिम आज तक ऐसा नहीं है जो अपनी चेयर पर बैठ सके। उनको कोई न कोई इवेंट पकड़ा दी जाती है। एक हफ्ता का ये इवेंट चलेगी, 2 हफ्ता ये चलेगी, 3 हफ्ता ये इवेंट चलेगी। हर बार इवेंट कोई न कोई इवेंट चलते हैं, उस इवेंट में बांटे रखते हैं, सबको बांटे रखते हैं। ये मैं देखा कि वहाँ, हाँ, सरसा यूनिवर्सिटी का मुझे जिक्र किया कि मैंने कहा तो छुट्टी होगी उस दिन, शायद विश्वकर्मा नहीं, गुरु नानक देव जी वाला था अभी पीछे। हाँ, अभी अब शायद गुरु नानक जी वाला होगा। तो मैंने कहा, फिर हमारे प्रोफेसर ने कहा मुझे, बोलेगा जी हमें तो बुला रखा है सबको यहाँ, कोई CM का प्रोग्राम आ रहा है यहाँ, तो हमें बुला रखा है यहाँ। अरे बोले कोई काम नहीं हमारा यहाँ, लेकिन तंग करने बुला रखा है। तो मतलब कहना कि इवेंट मैनेजमेंट में ही सारी सरकार लग रही है, सारा सौदा लग रहा है। इसलिए अफसर भी अपना ठीक है, क्या जरूरत है काम करने किसी को, घर कोई। और काम तो बहुत कर रहे हैं MLA मिनिस्टर।
आप देखोगे ना हर जगह इतनी कॉलोनियाँ कट रही है, दीनदयाल कॉलोनी, पुरानी कॉलोनी, हर सड़क के ऊपर जो है ना आपका जाओ तो फतेहाबाद जैसे शहर के अंदर जाओ, गांव में यहाँ चले जाओ आप, लिंक रोड भी जा रही है, रोड के ऊपर तो कोई जमीन नहीं छोड़ी। मुझे तो ये डर लगता है कि किसान रहेगा कहाँ। एक तो हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट के तो चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। जितने हाईवे दिल्ली से निकलेंगे वो तो हरियाणा मिल जाएंगे। आप यहाँ से दिल्ली जाओगे 5 हाईवे आते हैं रास्ते में, लेकिन इसका फायदा उठाओ ना, बजाय करने के लिए कोई चीज़ आप करोगे वहाँ उसके रोड्स के ऊपर साथ में। जब तो लोगों को बार बार कह देते हैं ये 10 IMT बना देंगे हम, फलाने जैसे करवा देंगे। अरे भैया जो आपके 7 IMT है उससे मैं तो देखा नहीं कि आगे बढ़े हो गई भी। 11 साल में सुन के रह गया, और ना बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि आपने जो है ना, जो आप कहते हो ना पैसे की बात करते हैं, अभी ज़मीन का जो किसान है वो कितना पैसा लेगा। जब किसान करोड़ मांगता है जब, तो आप 50 लाख के ऊपर देते हो, और जब आप करोड़ के देते हो तो 2 करोड़ ही, क्योंकि साथ प्राइवेट आदमी जो है ना वो ज़मीन खरीद रहा है, कानून काट के वो बेच रहा है, तो ज़मीन कहाँ है आपके पास? हाँ ये भी है, ज़मीन नहीं है, कहाँ बनाओगे IMT? मुझे लगता है जिस तरह का सिस्टम चला है ना, इस सिस्टम पर बहुत गौर करना चाहिए, बहुत अच्छे लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, और जो इसके बारे में सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके कैसे फ़ायदा उठाना है। अदरवाइज तो मैं कहता हूँ हरियाणा तो बर्बाद हो जाएगा, यही चलता रहा तो। हमारे हम जैसे लोग चिंतन करते हैं, लोग तो होंगे तो भाई हाईवे जा रहा है, बहुत खुश हो रहे होंगे। हम कह रहे हैं इसका फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है? उसका फ़ायदा हमें मिले तो हमें ठीक है। सर 22 यूनिवर्सिटी है उसकी, आपने बताया मैं कह तो रहा हूँ 23, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं, वो जीरो है। वो जीरो होगी, वो यही मेडिकल का हो गया। हर जिला मेडिकल कॉलेज खोल लेंगे। अरे फैकल्टी कहाँ से आएगी आपके पास? फैकल्टी तो आ जाएगी, कोई नहीं इंटेंशन आएगी, लगाने वाला नहीं भी आएगी, हो। फैकल्टी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आपका रोहतक नहीं आई हुई है तो आप बाकी कहाँ आएगी? रोहतक मेडिकल का आप पता कर लें कि कितनी फैकल्टी है वहाँ। अच्छा, एनवायरनमेंट नहीं है हमारे यहाँ? नहीं है यहाँ, मतलब आपको जो है ना कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको। आप यूँ अब वाइस चांसलर वगैरह आप लगाते हो, ठाए करके अपना जो भी जो है ना डायरेक्ट RSS से वर्कर करता हुआ काम आ जाएगा। और कोई बात नहीं, चलो RSS में भी कोई सीख है तो मान ले, सिवाय जिसको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई लेना देना ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना पार्टी का विस्तारक बना दिया उसके, एक वाइस चांसलर नहीं आपको नहीं लगता आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए थी? आपको वाइस चांसलर तो लगा देते कहीं वो। देखो वाइस चांसलर तो हमारी मीटिंग में आते थे। संपत सिंह तो बहुत कुछ रह चुका है, वो सारा देख लिया। वो एकेडमिक तरीके से मैं कह रहा अकेडमिक मैं कह रहा हूँ, अकेडमी वाला मैं हूँ, इतना नहीं हूँ, इतना मैं अकेडमिक नहीं हूँ। मैं तो देखो गांव में पढ़ा हूँ, उसके बाद यहाँ हिसार के कॉलेज से बाहर निकला ही नहीं, यही MA कर ली थी, यही कॉलेज में लेक्चर लग गया था। आजकल उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कह देते हैं, अदरवाइज तो मैं तो लेक्चरर था यहाँ। तो सर मेरे खुद को मानता हूँ मैं तो, और मैं कहीं यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा ना, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा कभी जाके। पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के हमने मैट्रिक में भी दिए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं गया था। लोग तो आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी छोटी है उनके लिए, तो वो तो हार्वर्ड, फलाने, कैम्ब्रिज, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत आगे राजनीति में, उनका दिमाग बिल्कुल नहीं है। वो तो उनका दिमाग कहाँ चलता है, उनका हार्वर्ड वालों का। मैं तो कितने लोगों से मिला हूँ हरियाणा के पॉलिटिशियन जो मतलब पता नहीं कहाँ का ऑक्सफोर्ड, और आप उनसे बात करो आपको ये लगेगा कि ये भिवानी के कॉलेज में पढ़े होंगे। उनके वो है ही नहीं, वो सेंस ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड के जो गुण होते हैं वो है ही नहीं, किसी में ही नहीं है। करिए तो सारी बात छोड़ो सर, आप मेरे को इनका सोल्यूशन बताओ, ये मुद्दों की बातें होंगी कैसे, और आप लोग कुछ करोगे कि नहीं करोगे? देखो प्रयास तो देखो सावन सा पूरा, मैं ये नहीं चाह रहा कि भी भारतीय जनता पार्टी को उतार के आप बैठ जाओ और आप नहीं, उससे कोई बात नहीं, उससे नहीं, उससे हल हो जाए, उससे हल नहीं निकलेगा, उससे हल नहीं निकलेगा। आपको देखो एक ऐसा थिंक टैंक तो आपको बनाना पड़ेगा कोई। बहुत लोग, ऐसी बात नहीं, देश के अंदर बहुत लोग हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। खैर कोई अगर उनका हम कह देंगे हम ही जब कुछ हैं, भाई हम तो कुएं के मेंढक हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, वही करते रहते हैं हम तो, ठीक बात है। लेकिन हमें क्या, ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा साथ को। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे चंद्रबाबू नायडू थे, हैदराबाद को साइबराबाद सिटी नाम रख दिया था। उसने हाँ, क्योंकि कुछ प्राइवेट जो कंसल्टेंट को लेके आए थे, और उन्होंने उस टाइम सारा सिस्टम बना दिया था। तो मैं भी यही कहता रहता उस टाइम कि दिल्ली के अंदर हमें जो है ना सबसे पकड़ ज़्यादा दिल्ली में करनी चाहिए, ताकि हम वहाँ से जितने मिनिस्ट्री से पैसा मिलता है ना कोई यूटिलाइज न कर से उसका हम करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि मैं होम मिनिस्टर रहते हुए जितना पैसा था ना, तकरीबन काफ़ी बड़ा हिस्सा हम हरियाणा में ले आते थे, क्योंकि जो ग्रांट उसकी मिलती है ना उसके बदले में आपको देना भी पड़ता है। देने लायक थी नहीं दूसरी स्टेटें, जैसे बिहार वगैरह इस तरह स्टेटें थी, अब तो चलो बेटर होगी। उस टाइम जिनके पास था ही नहीं स्कीम के, मानो 50-50 के हैं, वो नहीं ला सकते थे। वो तो कोई 10-90 वाली हो वो तो ले आते थे, ऊपर वाले सारे हम ले आते थे, पुलिस मॉडर्नाइजेशन का और का। उस टाइम ये जितनी
पुलिस लाइनें बनी और बनी, जितनी एजिप्सियाँ गाड़ियाँ आई, मोटरसाइकिल, सारा सिस्टम आया तो उस टाइम ही आया था सारा का सारा। नहीं, अब इन्होंने नाम तो बने रख दिए, लेकिन फोर्स में तो आज भी 35,000 खाली पड़े हैं। अब 5,000 की भर्ती का काट रखा है। ये 5,000 भर्ती आपने जिस दिन निकाली थी और जिस दिन आप ये जवान तैयार होकर जाएंगे, उसके बीच में 5,000 से ऊपर तो रिटायर हो जाएंगे, वो वैकेंसी वहीं की भी खड़ी रह जाएगी। अमला आप कह रहे हैं बैठ रहा है, इसलिए भी बैठ रहा है घर पर। आज के दिन टोटल स्ट्रेंथ आप देखें उससे तो आधी स्ट्रेंथ काम नहीं कर रही है। हाँ, ये भी है। ये HKRN ले आके ऐसा नाश कर दिया आपने, हर जगह HKRN। इसमें रिजर्वेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शोषण है, भी शोषण है। पैसा क्या देते, 12,000, 14,000, 15,000। आज एक और कमा लेते हैं बाद में। सॉरी एक और चीज याद सर, है वो 14,000 के बाद कमा लेते हैं, वो गाड़ी ले लेते हैं एक साल मैं में। एक और बताऊं आपको। पहले क्या था कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते थे, स्कूल भी होते थे गवर्नमेंट एडेड। क्यों उस टाइम देखो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने खोले थे, सरकार ने नहीं खोले थे कॉलेज पहले। जैसे हिसार के अंदर सबसे पहले CAV स्कूल आया था यहाँ, चंदूलाल एंग्लो वैदिक स्कूल था, वो पीछे बंद हुआ तो काफ़ी शोर शार मचा और मचा। तो इस तरह की आती चीज़ें थी, गवर्नमेंट एड देती। दयानंद कॉलेज यहाँ है, हिसार के अंदर है। फतेहचंद वुमेन कॉलेज लाहौर से यहाँ आया था। इसी तरह जाट कॉलेज हो गया। अब ये संस्थाएं बहुत पुरानी संस्थाएं, इनके अंदर पहले गवर्नमेंट एडेड पोस्टें होती थी, गवर्नमेंट एड देती थी, उसके अंदर 95%, और वो अच्छी पढ़ाई चल रही थी। आज उनको जो है ना इजाज़त नहीं मिल रही, परमिशन नहीं मिल रही लेक्चर भर्ती करने के लिए, प्रोफेसर भर्ती करने के लिए, इसलिए नहीं मिली कि बजट नहीं दे रहे उनको। तो संस्था को तो सारी को बिठा रहे हो जो गवर्नमेंट एडेड थी। और गवर्नमेंट एक कॉलेज खोले, आप यहाँ जाके मंगाली देखेंगे आपको कॉलेज नजर आ जाएगा, बालसमंद आपको देखेंगे कॉलेज नजर आ जाएगा, अग्रवाल जाके देखें आपको नजर आ जाएगा। एक बिल्डिंग किसकी है, 5वीं क्लास की बिल्डिंग खड़ा करता है। एक टीचर 2 दिन यहाँ आता है, 2 दिन कहीं जाता है, 1 दिन कहीं जाता है। तो इस तरह से इसका तो तैश मैश मतलब जो है ना बेड़ा ही कर रहे हैं। और बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब हो रहा है कि ये चीज़ें कम से कम और छोड़ो यार, ये फ्री का नाज नूज लोग कमा लेंगे, काम करके खा लेंगे, कर कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन अब तो बजट ही नहीं बच रहा है इन चीज़ों के लिए। अब जैसे ये चीज़ों है ना फ्री वाइज जो आ रहा है, इसके बाद में अब मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। हाँ, वो ये तो फिर आप लास्ट नाइफ बोल रहे हो, वो तो कॉफिन के अंदर आखिरी कील है ये। हाँ, कैसे होगा, मतलब बैठ जाएगा सौदा सारा आपका, बिछाने लग रहे हो आप। अब ये यू ऑल्सो वांट टू आस्क? सर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मतलब सरकार को कोसना तो चलो अच्छी बात है, सरकार जिस चीज के लिए चुनी है लोगों ने, सरकार तो वही कर रही है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का मैनिफेस्टेशन एक तरीके से। तो लोगों में ही जागरूकता नहीं है एक तरीके से, एजुकेशन के मामलों में, हेल्थ के मामलों में। ये काम तो मतलब ओपोजिशन का होता है ना, ओपोजिशन पार्टीज का होता है ना। तो आप मतलब क्या कर रहे हो पिछले? जब पार्टी समझौतावादी होती जा रही है तो पब्लिक का क्या कसूर है? आइडियल तो है उनके लिए ना। अब वो भी मजबूर होकर अपनी तरफ से जाना जितना भी करें, कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक शिवानी गांव था मेरा, पुराना भट्टू हल्के में, उनके फादर क्या कहते थे, उन दिनों में ज़मीन को बेचना और ये करना तो मतलब पाप मानते थे, दूध बेचना पाप मानते थे। तो उन दिनों कहते थे भाई ज़मीन बिक जा, बच्चे पढ़ाओ। उसके परिवार में 5 लड़के थे, 5 लड़के टॉप पोस्टों में गए हैं। और उसकी जो सेकंड जनरेशन अब थर्ड जनरेशन आ रही है ना, कोई IAS में आ रहा है, कोई IFS में आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है। तो एजुकेशन पर उन परिवार का ध्यान था, जिनका नहीं था वो रह गए थे घर। तो इसकी तरफ तो सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन ही है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को ये उठाने की बजाय वो लोग ये लग रहे हैं चाहे मैं तो भैंस रख के दूध बेच लूँ, मैं कुछ करके कर लूँ, बच्चे को जरूर पढ़ा दूँ मेरे को, ताकि इसके लायक बन जाएगा। चाहे वो प्राइवेट जगह चला जाएगा, कोई और काम कर लेगा, छोटा मोटा कर लेगा, ठीक है, काम के दायरे बहुत बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके आजकल ये टेलीफोन करते हैं कि 15 मिनट की सर्विस है, फलानी सर्विस है, बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ। तो जैसे आया था ना अभी IT सेक्टर आ गया, राहुल अपना राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले गए आगे, वो तो कंप्यूटर बॉय है, सारी बेरोजगारी हो जाएगी, ये हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत सर्विस बढ़ी है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन बड़ी वही और चीज़ नहीं बढ़ी पा ना, उसका IT का फ़ायदा और जगह नहीं उठा पाए हम, बड़ी वही बढ़ी है। इसीलिए आज क्या है कि सर्विसेज का जितने ज़्यादा इनकम है ना, वो टॉप पर सर्विसेज से आती है। और एग्रीकल्चर तो टर्शरी सेक्टर बन गया, जैसे प्राइमरी सेक्टर होता था पहले, इनकम वहाँ से आ रही है। ठीक है, मानते हैं कि इनकम उतनी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी टर्शरी आप हर लाइन में टर्शरी सेक्टर कर दिया आपको उसको। तो ये है, करना पड़ेगा इसको। तो लोगों में ये जागरूकता तो देखो लानी पड़ेगी। खैर आपको, अब मैं मान रहा हूँ कि लोग आज के दिन बहुत परेशान हैं, मतलब खास करके पॉलिटिकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है। ओपोजिशन वालों को कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं, सबसे परेशान सबसे परेशान राजनीतिक, मतलब उतनी रुचि नहीं रही है। मैं तो कह रहा हूँ रुचि पैदा करनी पड़ेगी, नहीं रही है। मैं जब भी कह रहा था एवरेस्ट चढ़ना है, मैं सोच के कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कह रहा। तो ऐसे नेता होंगे तो फिर कैसे रुचि रहेगी?
वही वही बात है। एक सर ये जैसे आपने लगा रखे हैं फोटो छोटू राम जी की और चौधरी देवीलाल जी की, आपने तो कहा भी कि आपने अपनी राजनीति चौधरी देवीलाल जी से सीखी, और ये मतलब ये शुरू से ही है इनकी। हाँ, छोटू राम जी मतलब ये मैंने कभी नहीं, पार्टी मान चलो चला, कांग्रेस में चला गया, बीच में 2 महीने के लिए बीजेपी में चला गया, लेकिन मैंने ये फोटो रखी। तो जैसे छोटू राम जी तो किसानों के मसीहा भी कहलाते हैं, तो मतलब आज मतलब पॉलिटिक्स में एक ये भी होता है कि मतलब आप लीडर्स अपनी दिखाते हो, जैसे बीजेपी है वो अपने लीडर्स बताती है, प्रोजेक्ट करती है, कांग्रेस से अप्रोप्रिएट भी करती है, फ्रीडम स्ट्रगल से एक लीनियस ट्रेस करती है। तो मतलब हम हरियाणा की पॉलिटिक्स में देखें तो आजकल तो जो लीडर्स जिन्होंने हरियाणा को एक तरीके से बनाया है, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। जब चुनाव होते हैं कोई भी पार्टी हो, मतलब उनका कोई उस तरीके से प्रोजेक्ट ही नहीं करती, जो इंस्पिरेशन ही नहीं लेती, उस वो कैसे वो नहीं लेती है, तो इसीलिए तो जो है ना लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए लोग उनसे वो बातें पूछते भी नहीं हैं। हम लोगों को ऐसा कर देते हैं, ऐसा नशा पिला देते हैं कि बस उधर ही ध्यान जा जाए, उधर से सब ध्यान ना जाए उनका है। ये तो खैर बहुत बड़ा इशू है, तो सारे देश के लिए भी इशू है, कोई अकेला हरियाणा के लिए नहीं इशू है, बहुत बड़े इशू है। खैर हमारे जैसे लोगों को चिंतन तो होता है, जैसे अब आप बता रहे हो, सागवान साहब बता रहे थे, आप बता रहे थे, चिंता है, चिंता हमें भी है कि अगर यही दौर चलता रहा तो क्या बनेगा। ये तो है, हम ही उनमें से नहीं है कि वो फांफ मारते रहते हैं इधर उधर की, उनमें नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि है, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। और हमारे जैसे लोगों से ये मतलब ये इश्यूज हमें नींद हमारा आराम कर रहे हैं, हमारी देखते हैं जो। हाँ वो तो है ही। क्यों भाग रहे हैं हरियाणा के लोग, आप बताओ, कहाँ कहाँ तक भाग रहे हैं, ज़मीनें बेच बेच के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। और अच्छा, मुझे किस ये हालत में लेके आ रहे हैं उनको? ये कहते हो, देखो शर्म आ रही है हमें कि एक तरफ तो हम तो पहले तो हम मिनिस्टर भेजते थे रिसीव करने के लिए, और वहाँ आपका कॉन्सुलेट वगैरह जो है वो जाते थे वहाँ, उनको ले रहे आप तो, और दूसरी तरफ ये भी तो बच्चे हैं, ये बच्चे वार में फंसे हुए हैं, और क्या ये वार ही है, ये दूसरी किस्म का वार है, वो भी वार ही था। मान लो वहाँ से हमारे फंसे हुए थे तो हमने मंगाए ना, वहाँ से कई देशों से मंगाया यार, बाद में प्रचार के लिए एयरपोर्ट पर अराइवल पर मिनिस्टर गए हैं, फ़ोटो खिंचाई है, वीडियो वायरल हुए हैं। अब ये फ़ोटो, ये तो बड़ी भयानक फ़ोटो है, देखा जाए तो मतलब सोसाइटी को झंझोड़ देती है, कोई आदमी पेरेंट्स को नहीं है, हम भी देखते हैं उसको, जो बेड़ियाँ लगी हुई है उसकी हालत जो है, और घर बर्बाद करके चला गया। तो इसके लिए बार बार कहते हैं कि हमने ये फलानी मिनिस्ट्री खोल दी, फलाने करने के लिए खोल दी है, बाहर भेजने के लिए हमने ये खोल दिया, हम भी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, पॉलिसी से बात नहीं बनी है। इशू तो बहुत है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अब कहाँ उठ रहे हैं, बिहार चुनाव है, कहाँ उठ रहा है इशू? वो प्रशांत विकास और बुरका, विकास बुरका, मंदिर मस्जिद, प्रशांत किशोर तो ट्राई कर रहे थे, वो तो कर रहा है बेचारा। मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे उसने कराया है कोई, मैं ये तो खुद कह रहा हूँ कि देखो क्या कितना उस चीज़ को मानते हैं लोग, कितना नहीं मानते हैं, वो वक्त बताएगा, लेकिन मुद्दा लेके चला है। अब इन लोगों की राजनीति किस पे होगी, तो मतलब इन इश्यूज पे होगी या किस पे होगी? नहीं देखो, करेंगे तो हम इशू बेस्ड ही करेंगे राजनीति, तो मेरा प्रयास तो ये रहेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं ही कहता हूँ वो सारी चीज़, वही सारी चीज़ मैं जो चाहूँगा वही सारी होगी, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, एक इशू तो रहेगा डिस्कशन के लिए कि इसको हम जो है ना कैसे इसका जो सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। और जैसे मतलब आपको बीजेपी का विकल्प बनना है, एक तरीके से कांग्रेस को भी रिप्लेस करना है, बट जैसे जो जेजेपी है उसका भी आप विकल्प बन पाएंगे या नहीं? वो तो देखो मुझे लग रहा है बनेंगे, क्योंकि अब लोगों धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे इस बात को। लोग जिस तरह का मैंने रिस्पॉन्स देखा है ना, ज्वाइन के बाद जो मेरा रिस्पॉन्स आया, ज्वाइनिंग से पहले जिस तरह लोगों को आता था, लोगों को ये आते थे, मैसेज आते थे कि भी थोड़ा सा आप जो है ना, एक बार आप अभय सिंह का जो है ना पीठ के पीछे आप खड़े हो जाएं, तो लोगों की इस बार इच्छा है कि लोक दल को हम रिवाइव करेंगे। ये तो आई बातें बहुत आई हैं, तो अब कितनी कारगर हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो देखो, जो फील्ड में निकलते रहेंगे जो पता लगेगा, कितना बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये थी चीज़ें लोगों में थी। ओके सर, आखिर में आपका पर्सनल एयर प्यूरिफायर शशि थरूर के बाद आप ले आए। हाँ, मैं बच्चों ये पॉल्यूशन की बात हरियाणा में क्यों नहीं होती थी? और ये तो ऐसा फील होता है कि दिल्ली से, हाँ यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, अभी हम मैं यही तो कर रहा हूँ, यही कर गया कहाँ पॉल्यूशन है, और ये पोल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है ना इतने आसपास के एटमॉस्फेयर बताते हैं। तो आप यहाँ के बारे में सोचते नहीं? पॉल्यूशन मैं कह रहा हूँ कि वो पहले कहते थे ना, ये अपना जो है ना फसलों का अवशेष जला रहे हैं, वो तो इस बार बहुत कम न के बराबर हुआ है। तो ये पॉल्यूशन हुआ कहाँ है? इस पॉल्यूशन का तो स्टडी करनी चाहिए ना,
बिल्कुल करनी चाहिए। इसके तो देखो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और एनवायरमेंटलिस्ट वही बता पाएंगे, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि ये तो हो गया, ये तो नहीं हुआ। धुआं तो इस चीज़ का धुआं तो नहीं आया, पहले सारा दिल्ली भी और भी सब पराली 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 पर लग जाते थे। अब पराली तो क्योंकि इंडस्ट्री भी यूज होने लगी, तो पराली तो किसान की मोल लेके जा रहे हैं लोग, उसका 2 पैसे आमदनी, चलो लेबर की जगह वो बचत हो जाए, कुछ पैसा बच जाए उसका। तो लेकिन इसका मतलब यही है ना कि आपको ये कोई एक चीज़ से पोल्यूशन थोड़ा ही है। अब ये जो पानी खड़ा है जगह जगह और सड़ांध मार रहा है, गंद मार रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं, ये भी तो पोल्यूशन का हिस्सा बन ही रहा है। जितनी अब गाड़ियाँ आई है तो कितने वो टायर जब आप बाद में देखते हैं तो उसके तार निकल जाते हैं घिसके, तो वो कहीं तो जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है घर में, नीचे तो आ नहीं रहा है। इस तरह से मतलब आपका चाहे मेडिकल के हैं चाहे केमिकल्स के हैं, इस तरह जो चीज़ें हैं सारी पोल्यूट तो करती हैं, एयर को पोल्यूट कर रही है, पानी को पोल्यूट कर रही है वो। और वो पोल्यूट होने के बाद फिर एयर को अपना पानी अगर पोल्यूट हो गया तो एयर भी पोल्यूट हो जाएगी आपकी। चीज़ तो कर रहे हैं बहुत है, लेकिन चलो हम इसके एक्सपर्ट नहीं है कि इतना हमें पता हो, लेकिन ये है कि इस पर जो भी लोग हैं उनका एक्सपर्ट्स का बिठा के उनसे जल्दी जो रिपोर्ट लेनी चाहिए। ऐसा एक्सपर्ट ना हो कि वो सारी उम्र आपकी निकाल जाए, ठीक है। ऐसे कमीशन बहुत बैठे हैं, पहले रिटायरी आदमियों को कमीशन बिठा देते हैं, और वो कमीशन जो है ना, ठीक है हाँ कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं जी, 6 महीना बढ़ा दो, 6 महीना बढ़ा दो, बढ़ाते अपनी पहुंच जाते हो। जब चलता फिरता रहता है इतने तक। आप हरियाणा में ये नहीं पता कितने कमीशन बने हुए हैं। रिटायर कोई नहीं हुआ। ये टाइम मानता हूँ मैं कांग्रेस में था जब का शुरू हुआ ये, पहले नहीं था इतना, तब का हुआ है। क्या कोई रिटायर ही नहीं होता? रिटायर आदमी को रिटायर होने नहीं दिया किसी को। कोई अपने आप रिटायरमेंट ले गया ना, तो बल मैं तो नहीं लेता। जैसे डॉक्टर केपी सिंह ले गए थे, डीजी थे, वो ले गए थे, और उसको उनको ऑफर भी दिया गया बनना। उसके बाद उन्होंने पुलिस पर और पर किताबें तो लिखी उन्होंने, लेकिन ये राजवीर देशवाल रहे, डीजी रिटायर हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, तरह तरह की हर चीज़ के ऊपर जो है ना उनका भी आता रहता है। तो ऐसे लोग थे, इन्होंने कोई कमीशन का ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, इनका नहीं कोई ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे कम हैं। ओके सर, देन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, आनंद आया। हाँ, चाहे वो इशू मुझे चाहे तकलीफ देने वाला हो, कोई बात नहीं, तकलीफ देने होने चाहिए। वो चापलूसी लगती है अदरवाइज। ना जी, होने चाहिए। वो हम थोड़े आपको कोई लेख बना के देंगे। वही वो हमारी स्टेटमेंट थोड़ी आनी है, वो तो मुद्दे तो आप पूछोगे। बिल्कुल, और पब्लिक से जुड़े सारे मुद्दे पूछे आपने। वही सर। अब जवाब कितना मेरे सेटिस्फेक्शन लोगों को हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग इशू है, लेकिन आपने तो अपना प्रयास किया है। हाँ, इंटरेस्टिंग थे आपके सारे जवाब। ठीक है सर, थैंक यू। कर ओके।